एक आम ऑफिस में काम करने वाला बंदा अचानक दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल खानदान के बड़े बेटे के रूप में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। उसके इस नए शरीर में मैजिक यानी माना की एक भी बूंद नहीं है। अब उसके घर वाले तो समझ रहे हैं कि ये मिट्टी खोदते खोदते पागल हो गया है, पर असल में वो अपने सीक्रेट गेमिंग सिस्टम की मदद से लेजेंडरी और हाई ग्रेड जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। जिंदा रहने के लिए वो अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स को जी जान से अपग्रेड कर रहा है, ताकि घर वाले उसे लात मार के निकालें। उससे पहले ही वो काफी पैसा जोड़कर यहां से रफू चक्कर हो सके। लेकिन तभी अनजाने में वो एक ऐसा चमत्कारी इलाज बना लेता है जो उसकी सोई हुई जादुई ताकत को जगा देता है और पुराने स्पिरिट्स पर उसका कंट्रोल बना देता है, जिससे एक खतरनाक डायन की नजर उस पर पड़ जाती है। अब बड़े बड़े सूरमाओं को शक होने लगता है कि शायद यही वो खोया हुआ हीरो है जिसने दुनिया बचाई थी। और ठीक इसी समय उसकी कमजोर बॉडी थकान के मारे जवाब दे देती है। तब क्या होगा जब उसकी इस खतरनाक फैमिली को उस तगड़ी पावर का पता चलेगा जिसे हमारा भाई चुपचाप छुपाए बैठा है। जरा सोचो, आप एक ऐसे खतरनाक खानदान में पैदा हो जाओ जो सिर्फ अपने ऑरा के दम पर आसमान से उड़ते परिंदों को गिरा सकते हैं और खुद शहंशाह को भी अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी एस्टरी फैमिली है। लेकिन भाई, ऐसी पावरफुल फैमिली में पैदा होने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। काबिलियत के मामले में ये लोग बिल्कुल बेरहम हैं। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। वो तुम्हें सीधे धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और इस वक्त घर के नौकरों के बीच गॉसिप का बाजार काफी गर्म है। हॉलवे में हर कोई बड़े मास्टर लियोन एस्टरी के बारे में ही फुसफुसा रहा है। अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारे भाई का माना अवेकनिंग का तीसरा ट्रायल भी फेल हो गया है और उसे एक तगड़ा माना शौक लगा है। नौकरानियों ने तो अभी से शर्त लगाना शुरू कर दिया है कि उसका छोटा भाई ही अब इस खानदान का अगला वारिस बनेगा। हद तो तब हो गई जब होश में आने के बाद से लियोन पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। उसका ये अजीब बर्ताव करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो अचानक उठा, कुछ दिनों तक बड़बड़ाता रहा और फिर सीधे हवेली से बाहर भाग गया। भारी बारिश के बीच वो किसी साए के वश में आए इंसान की तरह पिछवाड़े की तरफ भागा, घुटनों के बल बैठा और अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोदने लगा। जब उसने अपने कीचड़ से सने हाथों को ऊपर उठाया तो उसके पास एक चमकता हुआ पौधा था जिसे देखकर वो रोने लगा। पर बाद में सबको पता चला कि वो तो एक मामूली जंगली घास के लिए आंसू बहा रहा था। उस दिन के बाद से वो बस दिन रात घास फूस उखाड़ने में लगा रहता है। लेकिन इस पागलपन के पीछे एक बहुत ही तगड़ा रीजन है। असल में पुराना लियोन तो जा चुका है। अब इस शरीर के अंदर बे की हुन है, जो साउथ कोरिया का एक मामूली ऑफिस वर्कर था और अपने टॉक्सिक बॉस से तंग आकर नौकरी छोड़ चुका था। अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए उसने एक पुराना MMORPG गेम चालू किया और एक क्राफ्टिंग पैकेज खरीद लिया ताकि वो आराम से बिना किसी टेंशन के गेम खेल सके। पर अचानक उसकी आंखें इस निकम्मे रईस के शरीर में खुली, वो भी गेम की कहानी खत्म होने के पूरे 50 साल बाद। भले ही इस शरीर में कोई जादुई ताकत नहीं है, पर रीइंकारनेट होने से पहले जो महंगी क्राफ्टिंग स्किल्स उसने खरीदी थी वो अब भी पूरी तरह चालू हैं। जहां बाकी सब उसे पागल समझ रहे हैं, वहीं उसे जंगल में चमकती हुई सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दे रही हैं। वो बड़े आराम से ब्लू बेसिल और एक्वा रोजमेरी जैसी कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अचीवमेंट्स अनलॉक कर रहा है और शिलिंग्स कमा रहा है। जैसे ही उसके पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे, एक शिलिंग शॉप अनलॉक हो जाएगी। हमारे भाई के लिए तो ये किसी लॉटरी के टिकट जैसा है। अगर वो अपनी क्राफ्टिंग स्टैट्स बढ़ाकर अच्छी खासी दौलत जमा कर लेता है तो इस जालिम फैमिली के लात मारने से पहले ही वो सुरक्षित तरीके से फरार हो सकता है। जब वो जमीन पर बैठकर खुशी खुशी एक रेयर 3 स्टार रेड सन फर्न उखाड़ रहा था, तभी फैमिली की एडवाइजर सिल्विया चुपके से उसके पीछे आ खड़ी होती है। वो तंज कसती है कि बड़े मास्टर अपनी इस नई घास उखाड़ने वाली हॉबी में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। अपने गेम इंटरफेस को टेस्ट करने का ये बढ़िया मौका देखकर लियोन उस चमकती हुई बूटी को दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे इसमें से कोई लाइट दिख रही है। सिल्विया उसे बिल्कुल कोरे चेहरे से घूरने लगती है। चलो, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जादुई सिस्टम स्क्रीन सिर्फ उसी को दिखती है। लेकिन तभी सिल्विया उसे एक डराने वाली खबर देती है। पैट्रियार्क ने उसे तुरंत अपने पास बुलाया है। ये कोई और नहीं बल्कि लियोन के दादा पैट्रिक एस्टरी हैं, जो जंगल के कानून का जीता जागता रूप है। और जब आपके पास कोई जादुई ताकत न हो तो इस बंदे को नाराज करने की गलती आप कभी नहीं करना चाहेंगे। लियोन घबरा जाता है क्योंकि उसके पास दादाजी को खुश करने या थोड़ा वक्त मांगने के लिए कोई ढंग का गिफ्ट तक नहीं है। वो घबराते हुए सिल्विया से कहता है कि दादाजी को बोल देना कि वो थोड़ी देर में आएगा, और हाथ की हाथ उससे एक फेवर मांगता है। दूसरी तरफ पैट्रियार्क के आलीशान ऑफिस में पैथरिक को अपने पोते की हरकतों की रिपोर्ट दी जा रही थी। बूढ़ा शेर पहले ही इस बात से चिढ़ा हुआ था कि लियोन के पास कोई ताकत नहीं है और वो दिन भर घास छीलने में लगा रहता है। और जब सिल्विया ने आकर आराम से बताया कि लियोन थोड़ी देर बाद आएगा, तो पैथरिक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाया कि अगर वो लड़का इसी वक्त हाजिर नहीं हुआ तो वो पूरे जंगल को फूंक देगा। सिल्विया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने शांति से कहा कि वो ये धमकी हूबहू लियोन तक पहुंचा देगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही सिल्विया कमरे से बाहर गई और दरवाजा बंद हुआ, इस डरावने पैट्रियार्क का रौब गायब हो गया और वो किसी रूठे बच्चे की तरह बड़बड़ाने लगा।
असल में वो घास उखाड़ने या मैजिक न होने की वजह से गुस्सा नहीं था। उसे तो बस इस बात का बुरा लगा था कि ठीक होने के बाद उसका पोता सबसे पहले उससे मिलने नहीं आया, बल्कि हफ्तों तक जंगल में घूमकर उसे इग्नोर करता रहा। अब हमारे भाई को अपने खूंखार दादाजी से मिलने जाना था, पर वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। किस्मत से एस्टरी खानदान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और लियोन एक हाईटेक जादुई लैब में घुसने में कामयाब हो जाता है। यहाँ चारों तरफ हाई ग्रेड एल्केमी इक्विपमेंट, चमकती हुई कांच की बोतलें और बड़े बड़े जादुई बर्तन रखे हुए थे। जो बंदा खुद चीजें बनाकर आजाद होना चाहता है, उसके लिए ये जगह किसी चीट कोड से कम नहीं थी। लियोन अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलता है ताकि देख सके कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके जड़ी बूटी इकट्ठा करने की स्किल के ठीक बगल में पोशन बनाने का ऑप्शन था। इस काम को सीखने का लेवल अप्रेंटिस से शुरू होकर स्किल्ड, मास्टर और फिर सीधे ग्रैंड मास्टर तक जाता था। जितना बड़ा लेवल होगा, पोशन की क्वालिटी और उसे बनाने की स्पीड उतनी ही धांसू होगी। लेकिन जीरो से शुरुआत करके जल्दी लेवल अप कैसे किया जाए? हमारे भाई ने गेमर्स का वही पुराना और अचूक तरीका अपनाया, यानी पागलों की तरह बार बार एक ही काम करना। उसने तय किया कि वो पागलों की तरह ढेर सारे पोशन बनाएगा और उन्हें खुद ही पी जाएगा ताकि उसका लेवल बढ़ सके। उसने कुछ बेसिक जड़ी बूटियों को एक बड़े कढ़ाई में डाला और उसे हिलाना शुरू कर दिया। उसने एक्सट्रैक्ट कमांड पर क्लिक किया, एनर्जी का एक झटका लगा और देखते ही देखते उसने ऑफिशियली एक लो ग्रेड हेल्थ पोशन बना लिया। उसने उसे तुरंत गटक लिया, जिससे उसका हेल्थ बार थोड़ा बढ़ गया और उसकी पहली अचीवमेंट पूरी हो गई। एक तो बन गया, अब बस 99 और बाकी हैं। और यहीं से असली मशक्कत शुरू होती है। पोशन बनाना तो बहुत आसान काम था, पर सबसे मुश्किल काम क्या था? उसे इन सबको खुद ही पीना पड़ रहा था। उसकी हेल्थ पहले से ही फुल थी, ऐसे में लगातार रिकवरी पोशन पीना एक सजा जैसा बन गया था। भाई का पेट फूल गया था, हालत खराब हो रही थी, पर उसने हार मानने से साफ मना कर दिया। आखिरकार उस कड़वी दवा की आखिरी बूंद हलक के नीचे उतारते ही सिस्टम की एक प्यारी सी ट्यून बजी। उसने पूरे 100 पोशन पीने का टारगेट पूरा कर लिया, जिससे उसे 1000 शिलिंग्स मिले और उसका एल्केमी लेवल सीधे अप्रेंटिस लेवल 4 पर पहुंच गया, जिससे एक नई रेसिपी अनलॉक हो गई। अब जब उसका लेवल बढ़ चुका था, तो दादाजी को मक्खन लगाने के लिए एक बेहतरीन तोहफा बनाने का समय आ गया था। लियोन शांति से बैठकर अपना दिमाग चलाने लगा। किसी महान जादूगर को माना पोशन देना बेवकूफी होगी और हेल्थ पोशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दादाजी के इशारे पर बड़े बड़े हीलर्स लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। पर लियोन को पता था कि उसके दादाजी हमेशा कागजी कामों में डूबे रहते हैं। वैसे तो पावरफुल जादूगर अपनी जादुई ताकत से शरीर को थकने नहीं देते, पर दिमाग की थकान को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए लियोन ने मानसिक थकान को मिटाने वाला एक पोशन बनाने का फैसला किया। उसने सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की, कढ़ाई में अपना कमाल दिखाया और पोशन तैयार कर लिया। नतीजा ये रहा कि एक बेहतरीन 2 स्टार मेंटल फटीग रिकवरी पोशन बनकर तैयार हो गया। ये एक बहुत ही रेयर और अच्छी क्वालिटी का पोशन था, जिसे एक छोटे लेवल का बंदा कभी नहीं बना सकता था। सिर्फ इसकी खुशबू सूंघने मात्र से ही लियोन का दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया और ये पोशन पीने वाले को उसकी सबसे खुशनुमा यादें याद दिलाता था। इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट तोहफा। लेकिन सिस्टम का दिल अभी भी नहीं भरा था, क्योंकि लियोन ने अपनी औकात से कहीं ऊपर की चीज बना दी थी। इसलिए उसके सामने धड़ाधड़ सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगीं। सिस्टम ने उसके लिए माना सर्कल बनाने का रास्ता खोल दिया और उसे तुरंत माना डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक नया टैलेंट मिला, जिससे वो अपने माना को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। तभी अचानक उसके चारों तरफ नीले रंग की जादुई एनर्जी फैलने लगी। उसकी सोई हुई ताकत आखिरकार जाग रही थी। हमारा भाई तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब न केवल उसके पास जादुई ताकत आ गई थी, बल्कि इस खतरनाक फैमिली से भागने का उसका प्लान भी अब बहुत आसान होने वाला था। उसी दिन बाद में लियोन अपने कमरे में आराम से चेयर पर बैठकर रिलैक्स कर रहा था। वो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था और अपनी इस तरक्की से बेहद खुश था। भागने की प्लानिंग सेट थी, ताकत भी बढ़ रही थी, यानी लाइफ बिल्कुल सेट लग रही थी। लेकिन तभी उस शांत कमरे में बैठे बैठे अचानक उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। वो सीधे होकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसकी छठी इंद्री खतरे का इशारा क्यों दे रही है। और तभी उसे याद आया, मैजिक अनलॉक करने और उस चमत्कारी पोशन को बनाने की खुशी में वो ये बिल्कुल भूल गया था कि उसके खतरनाक दादाजी अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। अब भाई, पैथ्रिक कोई आम दादाजी नहीं है। वो एस्टरी खानदान के मुखिया हैं, एक ऐसे लेजेंडरी हीरो जिनके पास इतनी ताकत है कि वो रातों रात एक नया देश खड़ा कर दें। लेकिन इस वक्त अपनी तमाम ताकतों के बावजूद वो बस एक फिक्रमंद दादा की तरह खिड़की के पास टहल रहे हैं, क्योंकि उनका पोता लेट हो चुका है। सिल्विया पास ही खड़ी होकर उन्हें परेशान देख रही थी और उसने पूछा कि आखिर लियोन पोशन बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। पैथ्रिक ने एक टिपिकल सुंदरी की तरह मुंह बनाते हुए कुछ बुदबुदाया। वो शिकायत करने लगे कि इस कमजोर शरीर के साथ वो लड़का क्या साबित करना चाहता है, जबकि हमारी फैमिली के पास पहले से ही अथाह दौलत और ताकत है। पर दिल ही दिल में वो बस यही चाहते थे कि उनका पोता बिना किसी खतरे के एक सुरक्षित और आराम की जिंदगी जिए। सिल्विया ने प्यार से समझाया कि जब लियोन वो पोशन बना रहा था तो उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी। पैथ्रिक ने एक ठंडी सांस भरी। उन्होंने कहा कि जब उस बच्चे पर हमेशा मौत का साया मंडरा रहा हो तो खुशी की बात करना भी एक अमीरी जैसा लगता है। लियोन तीसरे माना शौक से जैसे तैसे बच पाया है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। पैथ्रिक जानते हैं कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी,
और वो बस उस बच्चे की सलामती चाहते हैं। तभी उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई जब सिल्विया ने खबर दी कि बड़े मास्टर आ चुके हैं। लियोन औपचारिक कपड़ों में सज धज कर कमरे में आया और अपने दादाजी की टेबल के सामने अदब से खड़ा हो गया। उसने बड़ी शालीनता से लेट होने के लिए माफी मांगी। जब पैट्रिक ने कड़क आवाज में उससे इतनी देर होने का कारण पूछा तो लियोन जरा भी नहीं घबराया। उसने शांति से जवाब दिया कि मौत के मुंह से वापस आने के बाद उसे बहुत सी बातें सोचने का मौका मिला। उसने माना कि बाकी लोगों की तरह वो भी खुद को बिना मैजिक के स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अपनी कमजोरी मानने पर उसे इस परिवार में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अब वो डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लियोन ने उस चमकती हुई नीली बोतल को टेबल पर रख दिया। उसने बताया कि ये पोशन इस बात का सबूत है कि उसने अपनी सीमाओं को मान लिया है और वो अब ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है जिससे परिवार का नाम खराब न हो। ये जानते हुए कि दादाजी पूरे साम्राज्य को संभालने की वजह से कितने थके रहते हैं, लियोन मुस्कुराया और बोला कि जब भी आपको फुर्सत मिले आप इसे जरूर पी लेना। ये सुनकर पैट्रिक हैरान रह गए। लियोन को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पोते में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो सिर्फ उसके खड़े होने के तरीके या चेहरे के भाव से कहीं ज्यादा गहरा था। जाहिर है पैट्रिक ने अपनी कड़क और बेपरवाह इमेज को बनाए रखा। उन्होंने रोब झाड़ते हुए कहा कि मेरी ताकत इन सब चीजों से कहीं ऊपर है, पर अंदर ही अंदर वो खुशी से पिघल रहे थे। भाई, अपने पोते की इस मासूमियत और प्यार को देखकर दादाजी का दिल भर आया था। अपनी इस खुशी और शर्म को छुपाने के लिए पैट्रिक ने उसे तुरंत जाने को कहा और लियोन अदब से सिर झुकाकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही सिल्विया ने पैट्रियार्क को छेड़ना शुरू कर दिया कि उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान है। पैट्रिक ने तुरंत मना कर दिया, पर उनकी आंखें लगातार उस चमकती हुई नीली बोतल पर ही टिकी हुई थीं। उन्हें उस लिक्विड में से एक अजीब और बहुत ही जानी पहचानी जादुई ताकत महसूस हो रही थी। सिल्विया ने कहा कि क्यों न इसे एक्सपर्ट से चेक करवाया जाए, पर पैट्रिक ने मना कर दिया। वो अपने पोते के इस तोहफे को बिना किसी शक शुबे के वैसे ही स्वीकार करना चाहते थे। सिल्विया मुस्कुराई और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चली गई। बोतल को हाथ में लेकर पैट्रिक उसकी बनावट और क्वालिटी देखकर दंग रह गए। उन्हें साफ दिख रहा था कि इसे जल्दबाजी में ऐसे ही नहीं बनाया गया है। अपने पोते की मेहनत को बेकार न जाने देने के लिए उन्होंने उस पोशन को पी लिया। पीते ही उन्हें एक बहुत ही गहरी शांति और सुकून का एहसास हुआ। पुरानी और प्यारी यादें उनके दिमाग में घूमने लगीं और वो एक गहरी मीठी नींद में सो गए। जब थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुली तो वो हैरान रह गए। उनका पुराना सिरदर्द, जिससे वो सालों से परेशान थे और सोच चुके थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, वो पूरी तरह गायब हो चुका था। खिड़की से बाहर साफ आसमान को देखते हुए पैट्रिक को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि लियोन के पास भी बिल्कुल उन्हीं की तरह एक जिद्दी स्वभाव है। मुस्कुराते हुए उन्होंने तय किया कि अब वो अपने पोते को कमजोर समझकर छुपाकर नहीं रखेंगे। अगर आगे भी माना शौक का कोई खतरा हुआ तो पैट्रिक खुद उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ बहुत लंबी जिंदगी जिएं। इसी बीच हवेली के दूसरे हिस्से में लियोन को अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और उसने अपनी बाहें रगड़ना शुरू कर दिया। लगता है कोई उसके पीछे कोई खिचड़ी पका रहा है और हमारे भाई के अंदर का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। बाहर आंगन में कपड़े सुखाते हुए कुछ नौकर आपस में बड़े मास्टर को लेकर गॉसिप कर रहे थे। उनमें से एक तो खुलकर हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाया कि लियोन का ये घास उखाड़ने का नाटक असल में खुद को दफनाने की जगह ढूंढने के लिए था। लेकिन है ना, जो लियोन की बेहद वफादार लाल बालों वाली नौकरानी थी, उसे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उन पर बुरी तरह भड़क गई और चिल्लाई कि मास्टर ने सबके लिए कितना कुछ किया है और तुम लोग इन बकवास अफवाहों के चक्कर में उनका साथ छोड़ रहे हो। जब वो अपना गुस्सा निकाल रही थी तभी उस नौकर का चेहरा डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथों से हैना के पीछे की तरफ इशारा किया। हैना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां खुद चीफ अटेंडेंट खड़ी थीं। वो देखने में तो बिल्कुल शांत लग रही थीं, पर उनके काले कपड़ों और जादुई ऑरा से एक अलग ही डर महसूस हो रहा था। उन्होंने शांत आवाज में हैना से पूछा कि आखिर ये कैसी अफवाहें हैं। आखिरकार पैट्रिक अपनी इस शानदार और सुकून भरी नींद से जागे और सिल्विया को वेट कराने के लिए माफी मांगी। उन्होंने माना कि वो सालों बाद बच्चों की तरह चैन से सोए थे, इसलिए उठने में थोड़ा लेट हो गए। जब उन्होंने पूछा कि क्या सुबह सुबह कोई जरूरी काम आ पड़ा है तो सिल्विया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस लियोन की दी हुई उस चमकती बोतल को दिखाया और पूछा कि क्या वो अपनी जादुई आंखों से इसकी जांच कर सकती है। जैसे ही उसने अपना मैजिक चालू किया, उस बोतल के चारों तरफ प्राचीन जादुई शब्द तैरने लगे। ये देखते ही सिल्विया का सारा घमंड पल भर में उड़ गया और वो सन्न रह गई। उसने सीधे पैट्रिक से कहा कि उनका कमजोर पोता इसे अपने दम पर कभी नहीं बना सकता। ये असल में उस महान और लेजेंडरी हीरो के बनाए हुए पोशन का ही एक रूप है। इसे ऐसे समझो कि 50 साल पहले एक महान हीरो ने अकेले ही राक्षसों के साथ चल रही जंग को खत्म किया था और फिर अचानक गायब हो गया था। वो बंदा इतना ताकतवर था कि कोई काल कोठरी उसे रोक नहीं सकती थी और खुद भगवान भी उससे पंगा लेने से कतराते थे। सिल्विया के लिए, जो खुद इस वक्त एस्टरी खानदान के तहखाने में एक जादुई कॉन्ट्रैक्ट में बंधी है, वो गायब हीरो ही उसकी आजादी की इकलौती उम्मीद है। ऐसे में उस हीरो के बनाए पोशन जैसी खुशबू वाली चीज मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पैट्रिक ने यहां समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा कि भले ही ये पोशन कमाल का है, पर इसमें असली रेसिपी जैसी दुनिया को हिला देने वाली ताकत नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना कि हमारा कमजोर और बिना मैजिक वाला लियोन ही वो महान हीरो है, बिल्कुल बकवास होगा। फिर भी
पैट्रिक के मन में उत्सुकता जाग उठी थी। इसे पीने के बाद मिले सुकून को देखकर उस 8 सर्किल के जादूगर को लगा कि क्या इसका कोई और अच्छा वर्जन उनकी बहन की मदद कर सकता है। पता चलता है कि सिल्विया असल में पैट्रिक की बहन ही है, जो एडवाइजर बनकर सबके सामने छुपी बैठी है। वो उनकी चिंता पर हंसते हुए बोली कि 1000 साल पुरानी डायन, जो पूरी तरह स्वस्थ है और पहाड़ों को हिला सकती है, उसके लिए परेशान होना बिल्कुल फालतू बात है। उसने कहा कि हमारे नन्हे पोते पर फालतू की उम्मीदों का बोझ मत डालो। पैट्रिक ने नम आंखों से अपनी बहन की तरफ देखा और कहा कि वो तो बस उस बच्चे के प्यार और मेहनत की कद्र करना चाहते हैं जिसने उनके लिए इतनी कोशिश की। और लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लियोन एक बार फिर स्टडी रूम में आ धमका। अपने दादाजी के चेहरे पर इतनी सीरियसनेस देखकर लियोन ने उनके मजे लेने का सोचा। उसने मजाक में पूछा कि क्या बुढ़ापे में आपको नींद नहीं आ रही, वर्कआउट मिस हो गया है या फिर पेट में अपच की प्रॉब्लम हो गई है। पोते की इस बकवास पर पैट्रिक चिढ़ गए और उसे डांट कर चुप कराते हुए सीधे काम की बात पर आए। उन्होंने लियोन से सीधे पूछा कि क्या वो इससे भी बेहतर क्वालिटी का पोषण बना सकता है। ये सुनते ही अंदर से लियोन के पसीने छूट गए, क्योंकि वो 2 स्टार पोषण बनाना भी एक चमत्कार था, जो बस अच्छी किस्मत और सही टूल्स की वजह से बन गया था। असल में तो उसका लेवल बहुत कम है और जंगल में दोबारा वैसे कीमती पौधे ढूंढना नामुमकिन जैसा है। पर लियोन को अच्छे से पता था कि उसकी नैया कौन पार लगा सकता है। पैट्रिक ही उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर और सहारा था, और वो हाथ में आए इस सुनहरे मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। अपनी घबराहट को छुपाते हुए लायन चेहरे पर एक झूठा कॉन्फिडेंस लाता है और वादा करता है कि भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो इस काम को पक्का पूरा कर देगा। जब लायन पूछता है कि आखिर इस हाई क्वालिटी पोषण को पाने वाला खुशकिस्मत इंसान कौन है, तो पैथरविक बड़ी सादगी से बताता है कि वो इसे हेडमेड को देने का सोच रहा है। और बस भाई, यहीं पर लायन का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू हो जाती है। वो फौरन सोचने लगता है कि दादी के जाने के बाद उसके दादाजी काफी अकेले हो गए हैं और अब वो इस कीमती पोषण को देकर हेडमेड पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ापे की इस इमेजिनरी लव स्टोरी को देखकर लायन इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो रोने ही वाला होता है और अपने दादाजी को दिलासा देते हुए एक सच्चे भाई की तरह हामी भरता है। अब अपने दादाजी का विंगमैन बनने के लिए एक्साइटेड होकर लायन उस अल्टीमेट लव पोषण को बनाने के लिए 2 हफ्ते का टाइम मांगता है। लेकिन जब पैथरविक का चेहरा हैरान रह जाता है तो लायन उसका गलत ही मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि उसके दादाजी से सब्र नहीं हो रहा और उनके पास फालतू गंवाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। घबराकर लायन तुरंत अपनी बात बदलता है और वादा करता है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते में ही वो कमाल का पोषण तैयार करके लाएगा। वो वहां से भागकर सीधे काम पर लग जाता है और पीछे पैथरविक पूरी तरह कंफ्यूज होकर चिल्लाता ही रह जाता है कि भाई आखिर हुआ क्या। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और उसे असलियत का एहसास होता है। अब भला वो सिर्फ 7 दिनों के अंदर 3 स्टार वाला पोषण कैसे बना सकता है। उसके पास अपने ब्रूइंग लेवल को बढ़ाने का टाइम नहीं है और उसकी कम स्किल्स की वजह से अगर वो कीमती जड़ी बूटियों को छुएगा तो वो सिर्फ कचरा ही बनेंगी। मजबूर होकर वो अपना शिलिंग शॉप मेन्यू खोलता है, इस उम्मीद में कि शायद पैसे देकर कोई आसान रास्ता मिल जाए। लेकिन सिस्टम का ये स्टोर तो बिल्कुल बकवास निकलता है। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स को दिखाता है जिनकी कीमत 1 लाख शिलिंग से कम है और उनके डिस्क्रिप्शन भी इतने धुंधले हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यहाँ के प्राइसेस तो बिल्कुल लूट मचाने वाले हैं। मामूली चीजें जैसे कि कैंची, एक साधारण फिशिंग रॉड और पुरानी चाबी भी पूरे 10,000 शिलिंग्स में मिल रही हैं। यहाँ तक कि जादुई मसालों की कीमत भी आसमान छू रही है। जब लायन को समझ आता है कि सिस्टम उसे खुलेआम लूट रहा है तो वो गुस्से में आकर विंडो को बंद कर देता है। चूंकि पैसे फेंक कर काम कराने का रास्ता बंद था, इसलिए उसे पुराने तरीके से ही जाना होगा, यानी असली दुनिया में अच्छे टूल्स ढूंढने होंगे ताकि उसकी सक्सेस रेट बढ़ सके। लायन सीधा पास के लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे एक मस्कुलर लोहार दिखता है जिसकी लाल दाढ़ी और गुंथे हुए बाल हैं, जो अपने असिस्टेंट पर बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि उनके पास फालतू की बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। दरवाजे पर खड़े होकर लायन बड़ी तमीज से खुद का इंट्रोडक्शन देता है। अमीरों वाले शानदार कपड़ों में वो एक प्यारी सी स्माइल देता है और पूछता है कि क्या वो मेटल का काम सीखने के लिए कुछ देर के लिए इस भट्टी को किराए पर ले सकता है। इससे पहले कि वो गुस्से में लाल लोहार इस अमीर बच्चे को बाहर निकाल फेंके, लायन सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली टेबल पर पटक देता है। पैसा बोलता है बॉस, और लायन ने सिर्फ हथौड़ा चलाने के लिए इतनी मोटी रकम ऑफर की थी कि कोई मना ही नहीं कर सकता। असल में अंदर जाने से पहले ही वो बाहर खड़े होकर वहां के टूल्स को किसी एक्सपर्ट की तरह देख रहा था और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। दीवार पर टंगे कुछ मामूली औजारों को देखकर उसे समझ आ गया कि ये सब तो बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के हैं। ये काम शुरू करते ही 5 मिनट में टूट जाएंगे और इन्हें खरीदना पैसे बर्बाद करने जैसा होगा। और अगर वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके किसी बड़े कारीगर से इसे बनवाता तो भी इसमें कई दिन लग जाते। लेकिन लायन के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद ही अपने लिए बेहतरीन क्वालिटी के औजार तैयार करेगा। अब वापस सीन पर आते हैं। लायन दुकान के मालिक मिलियंथ मुडू के सामने सोने के सिक्कों की भारी थैली रख देता है, लेकिन इस आसान कमाई को देखकर खुश होने के बजाय मुडू उल्टा चिढ़ जाता है। वो एक घनी दाढ़ी वाला बौना यानी ड्वार्फ है
और इस वक्त उसकी भट्टी की आग बुझती जा रही है। ऐसे में किसी अमीर खानदान के नवाबजादे के नखरे उठाने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। उसका छोटा भाई और असिस्टेंट शॉन तो डर के मारे कांपने लगता है। वो सिक्कों को वापस करने की कोशिश करता है और लायन को एक औजार मुफ्त में देकर वहां से रफा दफा करना चाहता है, लेकिन लायन तो अपना मन बना चुका था। वो मुडू को देखता है और समझ जाता है कि यह बंदा सच में एक ड्वार्फ है। इस दुनिया में ड्वार्फ कारीगरी के मामले में किसी चीट कोड से कम नहीं होते, जिनके पास कमाल की ताकत, गजब की सफाई और बिना जले आग से खेलने की ताकत होती है। एस्टरी के इलाके में एक असली ड्वार्फ की भट्टी मिलना लायन के लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। जब मुडू गुस्से में पूछता है कि यह बच्चा कौन है, तो लायन उसे अपना नाम बताता है। जैसे ही मुडू हाउस एस्टरी का नाम सुनता है, उसका दिमाग घूम जाता है। उसे सारा माजरा समझ आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये तो वही अजीब हरकतों वाला छोटा मालिक है। लायन के इस नाम को सुनकर मुडू का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो शॉन से कहता है कि इस बच्चे के लिए जगह तैयार करे और जो बनाना चाहे बनाने दे, और फिर वहां से चला जाता है। शॉन लायन को उस शानदार और आधुनिक वर्कशॉप की सैर कराता है। सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा था, लेकिन तभी लायन का ध्यान एक अजीब चीज पर जाता है। इतने बेहतरीन टूल्स होने के बावजूद वहां रखे लोहे के सामान की क्वालिटी काफी खराब थी। तभी लायन के सामने सिस्टम का एक अलर्ट आता है, जो दिखाता है कि भट्टी के अंदर एक कमजोर और कांपती हुई आग की स्पिरिट मौजूद है। लायन बड़े आराम से शॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारी भट्टी की आग हमेशा इतनी ठंडी रहती है? शॉन अपना सिर खुजलाते हुए मानता है कि हाँ, कुछ दिनों से आग की ताकत सच में काफी कम हो गई है। ये सुनते ही मुडू वापस आता है और हैरान होकर पूछता है कि महलों में रहने वाले एक रईस लड़के को भला इस बात का कैसे पता चला? लायन बस कंधे उचकाता है और एक डायलॉग मारता है कि आग ने खुद उसे ये बताया है। ये सुनकर तो मुडू के होश ही उड़ जाते हैं। वो शॉन को तुरंत बाहर भेज देता है ताकि वो अकेले में बात कर सके, और लायन को गौर से देखने लगता है। वो पूछता है कि क्या वो वाकई उस स्पिरिट को देख सकता है और क्या उसके पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है। लायन टशन दिखाते हुए कहता है कि हाँ, ये मुमकिन है। अपने धंधे को बचाने के लिए बेताब मुडू उसे एक शानदार डील ऑफर करता है। अगर लायन उस आग की स्पिरिट को ठीक कर देता है, तो मुडू खुद उसे लोहारी सिखाएगा और आगे के सभी ऑर्डर्स में उसे पहली प्रायोरिटी देगा। चूंकि ये दुकान बहुत मशहूर थी और यहाँ विदेशों से भी ऑर्डर्स आते थे, इसलिए ये लायन के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। जाहिर है, लायन बिना वक्त गंवाए इस डील को पक्का कर लेता है। मुडू बताता है कि वे लोग लगभग बर्बाद होने की कगार पर हैं। आग की स्पिरिट पूरी तरह थक चुकी है और बाहरी गर्मी का इस्तेमाल करने से लोहे की क्वालिटी खराब हो रही है। क्योंकि ड्वार्फ इन स्पिरिट से बात नहीं कर सकते, इसलिए मुडू बिल्कुल बेबस था। तब लायन बताता है कि आखिर वो नन्ही स्पिरिट चाहती क्या है। उस छोटे से जीव को बस बहुत तेज प्यास लगी है। मुडू का पहला रिएक्शन होता है कि वो भट्टी पर पानी डाल दे, लेकिन लायन उसे तुरंत रोकता है, वरना वो स्पिरिट हमेशा के लिए बुझ जाती। बेताब होकर मुडू वादा करता है कि अगर ये काम हो गया तो वो लायन को अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति या जो भी वो चाहेगा देने को तैयार है। उसी रात लायन उस धूल भरी वर्कशॉप में अकेले ओवरटाइम कर रहा होता है। वो इस बात पर हंसने लगता है कि अपनी पिछली जिंदगी के झंझटों से भागकर भी वो इस जादुई दुनिया में बिना पैसों के नाइट शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जब वो सिस्टम स्क्रीन पर देखता है तो स्पिरिट की लाइफ फोर्स तेजी से घट रही होती है। उसे कुछ जल्दी करना होगा। तभी लायन को याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक कमाल की चीज है, एक्वा रोजमेरी। वो अपना क्राफ्टिंग मेन्यू खोलता है ताकि एक्वा रोजमेरी का तेल बना सके। वैसे तो ये खाने का स्वाद बढ़ाने के काम आता है, लेकिन इस प्यासी स्पिरिट को होश में लाने के लिए ये नमी से भरपूर तेल बिल्कुल सही चीज थी। वो ध्यान से चीजों को मिलाकर एक चमकदार नीले हरे रंग का लिक्विड बनाता है और उसे बुझती हुई आग में डाल देता है। नन्ही स्पिरिट उसे तुरंत पी जाती है और थोड़ा बेहतर महसूस करती है, पर वो अब भी भूखी थी। लायन खुशी खुशी एक और बैच तैयार करता है और उसे भी आग में डाल देता है, और देखते ही देखते भट्टी में से एक जोरदार और तेज लपटें उठने लगती हैं। वो स्पिरिट खुशी से आग में नाचने लगती है, जिससे लायन की स्पिरिट से जुड़ने की ताकत में पूरे 30% का उछाल आ जाता है। राहत की सांस लेकर लायन भी उसी सुलगती हुई आग के पास आराम करने के लिए लेट जाता है। अगली सुबह मुडू किसी बुरी खबर के डर से वर्कशॉप की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि भट्टी की आग पहले से कहीं ज्यादा तेज और गर्म दहक रही है। वो खुश होकर लायन को गले लगाने भागता है, लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। लायन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसमें जरा भी जान नहीं बची थी। लायन कमजोरी के बावजूद हाथ हिलाकर कहता है कि वो बस रात भर जागने की वजह से थक गया है, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके पैर डगमगा जाते हैं और वो सीधे ठंडे फर्श पर गिर पड़ता है। ये देखकर मुडू घबरा जाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए छोटे मालिक से अपनी आंखें खोलने की मिन्नतें करने लगता है। फर्श पर गिरने और मुडू को तगड़ा झटका देने के बाद आखिरकार लायन को होश आता है। अब वो उस धूल भरी वर्कशॉप में नहीं, बल्कि मुडू के प्यारे से घर में था, जहां सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो कहां है, मुडू के 2 छोटे बच्चे उसे टेबल के पीछे से ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे वो कोई दूसरे गोले का प्राणी हो। जब वे शरारत से उसका नाम पूछते हैं तो लायन भी मजाक में खुद का नाम गोल्डन ब्रांच बता देता है। इस पर वो छोटा बच्चा भी पीछे नहीं रहता और गर्व से खुद का नाम जेड लीफ रख लेता है। उन्हें हंसते खेलते देख लायन को अपनी पिछली जिंदगी के छोटे भाई बहन की याद आ जाती है।
जो हमेशा काफी चिड़चिड़े और दूर दूर रहते थे। इस पुरानी याद के बाद उसे एक बात अच्छे से समझ आ जाती है। लायन सोचता है कि जब तक वो इस दुनिया में अपने छोटे भाई से दूर रहेगा, उसकी जिंदगी बड़े मजे से कटेगी। वैसे भी उसे एस्टरी खानदान के वारिस बनने की इस गंदी लड़ाई में पड़ने का कोई शौक नहीं है। ठीक उसी वक्त मुडू की पत्नी की एंट्री होती है। लिया गर्मा गर्म सूप का कटोरा लेकर अंदर आती है और बच्चों को मेहमान को परेशान करने के लिए डांटती है। लायन मुस्कुराते हुए उन्हें अपना असली नाम बताता है, लेकिन बच्चों को छोटे मालिक कहना ज्यादा पसंद आता है और वो उसे इसी नाम से बुलाने की जिद करते हैं। लिया प्यार से इस शोर शराबे के लिए माफी मांगती है और बताती है कि मुडू आग की स्पिरिट को बचाने के लिए इतना शुक्रगुजार था कि वो लायन को आराम कराने और खाना खिलाने के लिए अपने घर ले आया। और जिसकी बात हो रही थी वही मुडू कोयले की कालिख लगाए अपने हंसते हुए बच्चों को पीठ पर लादे अंदर आ जाता है। लायन को ठीक ठाक हालत में देखकर मुडू मुस्कुराता है और कहता है कि अब वापस दुकान पर चलने का टाइम हो गया है। वर्कशॉप में कदम रखते ही मुडू लायन को लोहे के टुकड़ों का एक बहुत बड़ा और सलीके से रखा हुआ ढेर दिखाता है। दरअसल मुडू ने यह सब पहले से तैयार कर रखा था ताकि लायन को पिघलाने जैसी भारी मेहनत न करनी पड़े। सच में भाई, बंदा दिल का बहुत अच्छा है। लायन भी काम शुरू करने के लिए बेताब था, इसलिए वो मुडू से एक बार करके दिखाने को कहता है। मुडू भी खुशी खुशी अपना हथौड़ा उठाता है और उसे बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाना शुरू कर देता है। वो समझाता है कि लोहार को लोहे के टेम्परेचर पर लगातार नजर रखनी होती है ताकि वो गर्म होकर चमके पर पिघलकर पानी न बने। वो दिखाता है कि कैसे हथौड़े की चोट को कंट्रोल करके धार को पतला और बॉडी को मजबूत रखा जाता है और फिर उसे पत्थर पर घिसकर लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। सुनने में काफी आसान लगता है ना? अब लायन आगे बढ़ता है और सीधे भट्टी में सूखी लकड़ियां झोंक देता है, जिसे देखकर मुडू हैरान रह जाता है और हथौड़ा चलाना शुरू कर देता है। उसका पहला ट्राई कैसा रहा भाई? वो बिल्कुल कबाड़ बन गया। लोहा पिघलकर एक बेढंगे आकार में बदल जाता है जो किसी काम का नहीं था। लेकिन अपना लायन हार मानने वालों में से नहीं था। वो हथौड़े को और मजबूती से पकड़ता है और बार बार लोहे पर चोट मारना जारी रखता है। धीरे धीरे उसका कंप्लीशन रेट 30 से 40% की तरफ बढ़ने लगता है। थकान से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिद आखिरकार रंग लाती है। तभी स्क्रीन पर सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। लायन ने अब लोहारी का टैलेंट अनलॉक कर लिया है और वो सीधे अप्रेंटिस लेवल 1 पर पहुंच गया है। मुडू, जो अब तक काफी परेशान दिख रहा था, अचानक हैरान रह जाता है। लायन के खड़े होने का तरीका और हथौड़ा चलाने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है और उसमें एक गजब का रिदम आ जाता है। इस अचानक बदलाव को देखकर मुडू का जोश भी बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे गाइड करने लगता है, जबकि आग की स्पिरिट भी खुशी खुशी उसकी मदद करने लगती है। और एक आखिरी जोरदार वार के साथ वो औजार बनकर तैयार हो जाता है। सिस्टम की आवाज आती है कि कंप्लीशन रेट पूरे 100% है। लायन ने एस्टरी ब्रांड की एक बेहतरीन कुदाल तैयार कर ली थी। आग की स्पिरिट की जादुई ताकत की वजह से इस औजार से चीजें इकट्ठा करने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलने के चांस भी काफी ज्यादा होंगे। मुडू लायन के इस अनोखे टैलेंट को देखकर दंग रह जाता है और उस कुदाल की तारीफ करते हुए उसे थोड़ा आराम करने की सलाह देता है। पर लायन तो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। आराम करने के बजाय वो फौरन कहता है कि उसे अब दरांती बनाना सीखना है। मुडू ठहाका मारकर हंसता है और उसकी इस दीवानगी को देखकर खुशी खुशी उसे आगे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात भी लायन भट्टी के सामने जमकर पसीना बहाता है और वो इतनी कड़ी मेहनत आखिर क्यों कर रहा है? सिर्फ उस मजेदार गलतफहमी की वजह से। वो अब भी यही मान रहा है कि उसे अपने दादाजी की लव लाइफ को सेट करने के लिए एक शानदार पोषण बनाना है, जिसके लिए ये बेहतरीन औजार बहुत जरूरी है। मानना पड़ेगा भाई, भले ही वजह गलतफहमी थी, पर बंदे की मेहनत लाजवाब थी। अगले दिन लायन अपनी नई कुदाल और दरांती लेकर उनका टेस्ट करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है और फर्क साफ दिखाई दे रहा था। वो बड़ी आसानी से एक दुर्लभ जड़ी बूटी खोद निकालता है और उसे समझ आता है कि इन बेहतरीन टूल्स से अब वो बहुत कीमती चीजें ढूंढ सकता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि अब लेवल 3 का पोषण बनाना उसके लिए बिल्कुल मुमकिन हो गया था। जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर उसे शकरकंदी के पत्तों से ढका हुआ मिट्टी का एक छोटा सा ढेर दिखता है। अपने नए टूल को आजमाने के लिए वो कुदाल हवा में उठाता है और पूरी ताकत से जमीन पर मारता है। तभी अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी के साथ आग भड़कती है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि कुदाल के अंदर मौजूद आग की स्पिरिट की ब्लेसिंग एक्टिवेट हो गई है। जब वो आग शांत होती है तो लायन हैरान होकर देखता है कि उसके हाथ में बढ़िया तरीके से भुनी हुई शकरकंद की प्लेट है। जंगल के बीच खड़ा होकर लायन अपना सिस्टम मेन्यू चेक करता है कि आखिर इस कुदाल ने मिट्टी के ढेर को पके हुए खाने में कैसे बदल दिया। पता चलता है कि ये एक पैसिव स्किल है जिसका नाम ब्लेसिंग ऑफ द फायर स्पिरिट है। इसके तहत जब भी वो कोई खाने की चीज इकट्ठा करेगा तो चांस है कि वो तुरंत ही भुन जाएगी। वो उस गर्मा गर्म शकरकंद का एक निवाला लेता है और स्वाद वाकई लाजवाब था, मीठी और बिल्कुल सही तरीके से पकी हुई। जब वो मजे से खा रहा होता है तभी 3 छोटी सफेद चिड़ियां उड़कर उसके पास आती हैं। लायन मुस्कुराता है और उस चिड़िया के लिए शकरकंद का एक टुकड़ा तोड़कर उसके पास रख देता है। उसे मजे से दाना चुगते देख लायन को अचानक कुछ पुरानी यादें सताने लगती हैं। वो अपनी पिछली जिंदगी के उस दोस्त के बारे में सोचने लगता है जिसके साथ वो गेम्स खेला करता था और सोचने लगता है कि वो अब कहाँ होगा। लेकिन इमोशनल होने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था।
वो कुछ और शकरकंद इकट्ठे करता है, अपने इस कमाल के टूल की ताकत को देखता है और वापस जाने की तैयारी करता है। इस बीच एस्टरी हवेली में नौकरों की चिंता के मारे हालत खराब हो रही थी। जॉन और बाकी लोग बगीचे में चक्कर काट रहे थे और बहुत ज्यादा टेंशन में थे। लायन को भट्टी की तरफ गए पूरे 3 दिन बीत चुके थे और हवेली में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे कि या तो छोटे मालिक को परिवार से निकाल दिया गया है या फिर उनकी नाजुक सेहत की वजह से उनकी जान चली गई है। जैसे ही सबका सब्र का बांध टूटने वाला होता है, तभी लायन बड़े आराम से बगीचे में ऐसे एंट्री लेता है जैसे कोई वॉक पर गया हो। उसके हाथ में नीले फूलों का एक गुच्छा था, कपड़े धूल से सने थे और वो छोटी सफेद चिड़िया अब भी उसके कंधे पर बैठी हुई थी। वो लोगों के उतरे हुए चेहरों को देखकर हाथ हिलाता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सिल्विया हेडमेड के रूप में आगे आती है और कहती है कि उसे खुद पर इतना जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है लायन ने यहां भी अपनी गलतफहमी का तड़का लगा दिया। उसे लगा कि उसके दादाजी से पेट में कोई बात पचती नहीं और उन्होंने इस सीक्रेट डील के बारे में सबको बता दिया है। वो गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सारे जरूरी सामान समय से पहले ही ले आया है। नौकर उसे लगी चोटों के लिए दवा देने की कोशिश करते हैं, पर लायन सबको नजरअंदाज करके सीधा अपनी लैब की तरफ भागता है ताकि पोषण बनाना शुरू कर सके। उसे भागते हुए देखकर सिल्विया के मन में घबराहट और एक अजीब सी उम्मीद जाग उठती है। चूंकि वो असल में एक जादूगरनी यानी विच थी, इसलिए इंसानों वाले साधारण पोषण उस पर काम नहीं करते थे। लेकिन इस कमजोर लड़के को खुद को खतरे में डालकर भट्टी में तपने और रात रात भर जड़ी बूटियां ढूंढने की मेहनत करते देख उसके दिल में कुछ हलचल होने लगती है। वो सोचने लगती है कि शायद ये लड़का सच में कोई चमत्कार कर दिखाए। कुछ दिनों बाद सिल्विया पेथरविक के पर्सनल स्टडी रूम में हाथ में एक चमकती हुई नीली बोतल लिए खड़ी होती है। सिर्फ एक घूंट ही काफी था। सालों से उसके दिमाग और भावनाओं पर छाया हुआ जादुई कोहरा पल भर में गायब हो जाता है और उसकी सोचने की ताकत बहुत तेज हो जाती है। हैरान होकर वो पेथरविक से पूछती है कि क्या उसने चोरी छिपे उस लड़के की मदद की है, लेकिन मुखिया ना में अपना सिर हिला देता है। उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। इसका मतलब था कि लायन ने अपने दम पर एक असली हीरो वाला पोषण तैयार किया था। लेकिन खुशी मनाने के बजाय पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हीरो होना कोई फख्र की बात नहीं है। ये तो एक बेहद दर्दनाक किस्मत की तरह है। सच्चे हीरोज को दुनिया बचाने के लिए हमेशा खतरनाक लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, जहां सिवाय अकेलेपन और दर्द के कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही दुनिया में शांति लौटती है, वो बिना कोई नाम ओह निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। पेथरक पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि दशकों पहले इसी चक्र की वजह से उसने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को खो दिया था। वो किसी भी हाल में अपने खुद के पोते को ऐसी दर्दनाक किस्मत की तरफ धकेले जाते नहीं देख सकता। सिल्विया धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि क्यों ना हम अपने इस छोटे से पिल्ले को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखें। और इसी के साथ वो तुरंत अनाउंस कर देती है कि वो फैमिली एडवाइजर की अपनी पोस्ट से रिटायर हो रही है। ये सुनकर पेथरक गुस्से और हैरानी में अपने टेबल पर जोर से हाथ मारता है। वो पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वो उसे याद दिलाता है कि जिस मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट से वो सदियों से आजाद होना चाहती थी, आज वो सिर्फ लायन के लिए उस आजादी को लात मार रही है। लेकिन सिल्विया बिल्कुल शांत रहते हुए कहती है कि एक विच की चिंता करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भले ही वो अस्तारी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसकी सीमाओं के अंदर एक नॉर्मल इंसान बनकर रहने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लायन के साथ ने उसे फिर से एक इंसान होने का एहसास कराया था और अब वो उसका ये एहसान चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक हल्की सी चमक के साथ वो अपनी बूढ़ी मेड वाली इल्यूजन को हटा देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। एक बेहद खूबसूरत काले बालों और लाल आंखों वाली विच। वो कसम खाती है कि वो साई की तरह उसकी हिफाजत करेगी, ताकि कोई भी उसकी असली ताकतों के बारे में जान न सके। और भाई, हवेली के स्टाफ में हुए इस अचानक बदलाव की खबर फैलने में जरा भी देर नहीं लगती। दूसरी तरफ एक शानदार और चमकदार स्टडी रूम में इस फैमिली का दूसरा बेटा लिक्सेल अस्तारी हाथ बांधे बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है और वो इस अजीब खबर के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसके निकम्मे बड़े भाई लायन को अचानक एक नई पर्सनल मेड मिल गई। इस ग्रैंड अस्तारी कासल के दूसरे बेटे लिक्सेल की बात करें तो ये बंदा सच में काफी दिलचस्प है। ये लड़का सच में एक पैदाइशी जीनियस है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो इतिहास का सबसे यंग फोर्थ सर्कल मेज बन चुका है और उसका अंदाज बिल्कुल अपने दादा पेथरक जैसा है, जिसकी वजह से हर कोई उसे ही अगला आर्कमेज मान रहा है। लेकिन जीनियस होने का मतलब ये भी है कि वो हद से ज्यादा सावधान रहता है। इसलिए लायन को अचानक एक मिस्टीरियस मेड मिलने की बात सुनकर उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। सिल्विया के अचानक रिटायरमेंट के पेपर वर्क को देखते हुए लिक्सेल समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भला जो औरत सदियों से उनकी फैमिली एडवाइजर थी, वो अचानक उसी दिन इस्तीफा क्यों देगी जिस दिन लायन ने एक मिरेकल पोशन बनाया, और ऊपर से तुरंत एक नई मेड उसकी जगह ले लेती है। कल रात ही लिक्सेल ने सिल्विया के पास जाकर उसके इस अचानक जाने के फैसले पर सवाल उठाया था, पर उसने बस प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि लायन के बनाए पोषण से उसे बहुत बड़ी मदद मिली है। जब लिक्सेल ने इस बात पर शक जताया कि उसका निकम्मा भाई ऐसा चमत्कारी पोषण कैसे बना सकता है, तो सिल्विया ने उसे टीज करना शुरू कर दिया। उसने लिक्सेल को लायन से मिलने की सलाह दी और मजाक में याद दिलाया कि बचपन में वो कैसे अपने बड़े भाई के पीछे पीछे घूमता रहता था।
लिक्सेल ने थोड़ा झेंपते हुए इसे बचपन की नादानी बताया, लेकिन सिल्विया के चेहरे का सुकून देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वाकई ये करिश्मा उसके भाई ने ही किया था? अब अपनी आंखों से सच देखने के लिए लिक्सेल ने अपने भाई का पता लगाया और सीधा मीमर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। रात के वक्त उस डरावने और घने जंगल में कदम रखते ही लिक्सेल को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। वो वहां के अजीब माहौल को कोसता है और सोचता है कि लायन को इस भूतिया जगह पर आने की क्या जरूरत थी, जब वो अपने नौकर जॉन को कहकर कोई भी जड़ी बूटी मंगवा सकता था। तभी अचानक लिक्सेल को झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती है। पेड़ों के बीच से झांकते हुए वो देखता है कि लायन जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा है। और भाई, लिक्सेल के तो होश ही उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि लायन मिट्टी से सना हुआ एक भुना शकरकंद निकालकर उसे खाने जा रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका कमजोर भाई इस मिट्टी की वजह से बीमार न पड़ जाए, इसलिए वो घबराकर विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ से वो खाना उड़ा देता है। लेकिन भाई, मैजिक कुछ ज्यादा ही तेज था, जिसने उस शकरकंद के चिथड़े उड़ा दिए और उसे खाने लायक भी नहीं छोड़ा। लायन को तुरंत बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और चिल्लाता है कि किसने उसका खाना बर्बाद किया। लेकिन जैसे ही वो सामने अपने छोटे भाई को देखता है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है और वो हैरान रह जाता है। अब जब चोरी पकड़ी ही गई थी, तो लिक्सेल अपनी इज्जत बचाने के लिए लायन को हाइजीन पर लेक्चर देने लगता है कि जमीन से उठाकर गंदी चीजें खाना कितना अनसाइंटिफिक है। लायन उसे बस एक ठंडी और अजीब नजर से देखता है। वो कहता है कि भाई, ये एक शकरकंद है जो कुदरती तौर पर मिट्टी के अंदर ही उगता है, क्योंकि लिक्सेल हमेशा ऐशो आराम में रहा है और उसने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। वो अपनी बात संभालते हुए इसे स्टार्च से भरपूर एक रूट वेजिटेबल का नाम देता है। लायन तो बस अपना सिर पकड़ लेता है। वो पूछता है कि क्या उसके जीनियस भाई ने सच में कभी शकरकंद नहीं खाया, और हंसते हुए कहता है कि भाई, तू जिंदगी का असली मजा मिस कर रहा है। लायन उसे बैठने को कहता है और खुद कुछ नए शकरकंद खोदने चला जाता है, फिर ये याद करते हुए कि उसका भाई फायर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। लायन उससे एक कैंप फायर जलाने को कहता है। लिक्सेल चुपचाप मान जाता है और थोड़ी ही देर में उस ठंडे जंगल के बीच एक शानदार गर्म आग जल उठती है। लायन ताजे शकरकंदों को लपेटकर सीधे दहकते हुए अंगारों के बीच रख देता है। लिक्सेल घबराकर देखता है कि कहीं ये जलकर राख न हो जाए, लेकिन लायन उसे दिलासा देता है कि इसकी मोटी स्किन अंदर के हिस्से को जलने से बचाती है और वो अच्छे से पक जाते हैं। एक लकड़ी के तख्ते पर साथ बैठते हुए लायन कहता है कि जिंदगी में हमेशा आगे भागने से ज्यादा कभी कभी थोड़ा रुक कर रिलैक्स करना भी जरूरी होता है। आग की लपटों को देखते हुए लिक्सेल शांत हो जाता है और धीरे से कहता है कि अब वो उसकी बात समझ रहा है। जब शकरकंद पक जाते हैं तो लायन उन्हें अंगारों से बाहर निकालता है और एक लिक्सेल की तरफ बढ़ाता है। लिक्सेल पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही वो उस गर्मा गर्म शकरकंद का एक बाइट लेता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। भाई, स्वाद तो सच में लाजवाब था। वो डरावना और ठंडा जंगल अचानक बहुत प्यारा लगने लगता है और लिक्सेल अपनी रईसी भूलकर भूखे बच्चों की तरह फटाफट शकरकंद खाने लगता है। लायन मुस्कुराते हुए उसे देखता है और सोचता है कि बढ़ते हुए बच्चे सच में कितना ज्यादा खा सकते हैं। जब लिक्सेल आखिरकार रुकता है और अपने पैरों के पास खाली छिलकों का ढेर देखता है, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है कि उसने कितना सारा ठूंस लिया। लायन बस मुस्कुराता है और उसे भरपेट खाने को कहता है। साथ ही वो लिक्सेल का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसकी जगह फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये सुनकर लिक्सेल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि बीमार रहना भले ही बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी अपने को तड़पते हुए देखना भी उतना ही तकलीफदेह होता है। लेकिन लायन उसके इस गिल्ट को दूर करते हुए कहता है कि उसने कभी भी उसे खुद पर बोझ नहीं माना और न ही कभी उससे कोई शिकायत की। सितारों से भरे आसमान के नीचे लिक्सेल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और आखिरकार अपना सच बयां करता है। वो कबूल करता है कि वो असल में लायन से जलता था, क्योंकि वो अपने भाई की उस आजाद और शांत जिंदगी से ईर्ष्या करता था। वो फिर से अपनी वही सख्त इमेज दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अपनी पोजीशन से खुश है और आगे भी मेहनत करता रहेगा, पर लायन बस धीरे से हंस देता है। लिक्सेल के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए लायन उसे समझाता है कि भाई, तू अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही है। वो अपने छोटे भाई को सलाह देता है कि कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना और आराम करना भी जरूरी है। अपने भाई को देखते हुए लिक्सेल का दिल भर आता है और अब उसे समझ आता है कि सिल्विया क्या कहना चाहती थी। उस दहकती आग के पास सितारों की छांव में बैठते हुए लिक्सेल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है और वो खुश होता है कि आज वो अपने भाई से मिलने यहाँ आया। हमारा भाई लायन अपने शानदार बेड पर लेटे हुए आराम से अपने सिस्टम इंटरफेस को चेक कर रहा है। इस समय उसके पास 71,500 शिलिंग्स जमा हो चुके हैं और क्योंकि 1,00,000 शिलिंग्स पर पूरी शॉप अनलॉक होने वाली है, वो बेहतरीन चीजों को हासिल करने के बेहद करीब है। वो चैन की सांस लेते हुए खुद को स्ट्रेच करता है। हवेली में अफवाहें उड़ रही हैं कि दादाजी के लिए वो मिरेकल पोशन बनाने की वजह से उसे सजा मिली है, लेकिन भाई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद में ही हंसता है कि ये तो बड़े दुख की बात है कि दादाजी को हेडमेट सिल्विया ने रिजेक्ट कर दिया, पर जो भी हो, बुढ़े की लव लाइफ से उसे क्या लेना देना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब लायन और उसके छोटे भाई लिक्सेल के बीच के रिश्ते सुधर चुके हैं। अब जब उसे घर से निकाले जाने का कोई डर नहीं है, लायन सोचता है कि चलो अब थोड़ा बाहर घूमकर अपनी मर्जी की चीजें की जाएं। वो जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अंदर आती है उनकी नई मेड एल्विया। वो लंबे काले बालों और तीखी लाल आंखों वाली एक बेहद अट्रैक्टिव लड़की है, जिसे देखकर लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आई है।
उसके अंदर आते ही लायन को थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन वो तुरंत इस बात को नजरअंदाज कर देता है। आखिर ये एक फैंटेसी दुनिया है जहां ड्वार्फ्स और मैजिक जैसी चीजें नॉर्मल हैं, तो ऐसे अनोखे लोगों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लायन उसका वेलकम करता है और कहता है कि उसके आने की वजह से ही आखिरकार वो अपने भाई के करीब आ पाया। एल्विया बस बड़े अदब से झुकती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लायन भी ज्यादा सवाल नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज वो लिक्सेल के साथ बाहर जाने वाला है। इधर बाहर खड़ा लिक्सेल इंतजार कर रहा है, पर उसका दिमाग टेंशन के मारे बुरी तरह से घूम रहा है। वो काफी समय से लायन के डेली रूटीन पर नजर रख रहा था और अपने भाई की इस भयंकर कमजोरी को देखकर वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। उसे अच्छे से याद है कि कभी कभी तो खाना हजम करने की मेहनत के चलते ही लायन बेहोश हो जाता था। लिक्सेल को डर है कि उन मैना शॉक्स की वजह से उसके भाई की सेहत हमेशा के लिए खराब हो गई है, इसलिए वो आने वाली कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले किसी प्रीस्ट से उसका चेकअप कराना चाहता है। लेकिन भाई, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। मैजिक को मानने वाली इस अस्तारी फैमिली के रिश्ते टेम्पल के साथ बहुत खराब हैं, इसलिए लिक्सेल सीधे जाकर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। इसलिए वो एक शातिर प्लान बनाता है। वो लायन को सोशल वर्क यानी चैरिटी के काम में साथ ले जाएगा, क्योंकि टेम्पल वाले चैरिटी को बहुत मानते हैं। इसलिए दान करने के बहाने वो बिना फैमिली की नजर में आए लायन को प्रीस्ट के सामने ला सकता है। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए लायन उससे पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। लिक्सेल समझाता है कि दो अमीर घर के लड़के अगर दिन के उजाले में ऐसे घूमेंगे तो लोगों का ध्यान खींचेगा, इसलिए उन्हें भेष बदलना होगा। लायन किसी नॉर्मल कपड़ों की दुकान पर जाने को कहता है, पर लिक्सेल का इरादा कुछ और ही है। वो उसे एक सुनसान और संदेहास्पद दिखने वाली मैजिक शॉप पर ले जाता है, जिसकी छत नुकीली है। वहां एक हंसमुख गंजा दुकानदार उनका वेलकम करता है और दावा करता है कि उसकी दुकान पर हर तरह का सामान मिलता है। जब लिक्सेल भेष बदलने की कोई चीज मांगता है तो वो बंदा बड़े जोश के साथ एक प्रीमियम आइटम निकालता है, जिसे गोल्डन हेयर पिन कहा जाता है। ये एक ऐसा जादुई टूल है जो 10 घंटों के लिए आपके बालों का रंग, आंखें और पूरा हुलिया बदल देता है। ये काफी महंगा है, लेकिन हमारे लायन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो इसे तुरंत खरीद लेता है। इतनी बड़ी खरीदारी करने की वजह से दुकानदार उसे गिफ्ट में एक कीमती आर्टिसन रिपेयर टूल किट भी दे देता है, जिससे किसी भी लो टियर चीज को ठीक किया जा सकता है। दोनों भाई एक शांत गली में जाते हैं ताकि इस नए सामान को टेस्ट कर सकें। एक हल्की सी जादुई आवाज के साथ वो हेयर पिन अपना काम शुरू कर देती है। लायन के बाल भूरे और आंखें नीली हो जाती हैं और लिक्सेल का हुलिया भी पूरी तरह बदल जाता है। अब जब वो वापस सड़क पर आते हैं तो बिल्कुल आम लोग लग रहे होते हैं और भीड़ में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन लायन तब हैरान रह जाता है जब लिक्सेल उसे टेम्पल ले जाने के बजाय सीधे एक मिल की तरफ ले जाता है। लिक्सेल कहता है कि डोनेशन के लिए आटा सबसे सही चीज है और वो बस अपना ऑर्डर चेक करने आए हैं। लेकिन असल में लिक्सेल यहाँ बहुत बड़ी चाल चल रहा था। वो मिल के मालिक निकोलस से मिलना चाहता है, जो बहुत बड़ा धार्मिक इंसान है और जिसका टेम्पल की चैरिटी से गहरा कनेक्शन है। लिक्सेल जानता था कि अगर निकोलस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो वो बिना किसी झंझट के किसी प्रीस्ट से उनका पर्सनल चेकअप करवा देगा। निकोलस उन दोनों का बड़े प्यार से स्वागत करता है और ताजे पिसे हुए आटे के बोरे उनके सामने रखता है। दो छोटे बच्चों को इतना सारा आटा खरीदते देख निकोलस पूछता है कि वो इस आटे का क्या करने वाले हैं। लिक्सेल अपनी एक्टिंग चालू रखता है और बड़ी मासूमियत से कहता है कि उसने इलाके में कुछ भूखे बच्चों को देखा था, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता है। निकोलस ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उन्होंने दान देने के लिए कोई जगह सोची है, और लिक्सेल मन ही मन दुआ कर रहा होता है कि वो खुद टेम्पल का नाम ले। और बिल्कुल सही टाइम पर निकोलस उन्हें उसी अनाथालय का नाम बताता है जिसे टेम्पल वाले चलाते हैं। वो बताता है कि आजकल वहां फंड की बहुत कमी है और हमारी इस मैजिक के पीछे पागल अस्तारी फैमिली को तो सिर्फ रिसर्च से मतलब है, इसलिए कोई भी रईस खानदान इन चैरिटीज पर ध्यान नहीं देता। वैसे निकोलस भी काफी समझदार इंसान था। उनके इतने बड़े ऑर्डर और बात करने के सलीके को देखकर वो भांप जाता है कि ये दोनों पक्का किसी बड़े और रईस खानदान के लड़के हैं। जहां एक तरफ लिक्सेल मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका प्लान काम कर गया, वहीं लायन आगे बढ़कर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोलता है। वो कहता है कि अगर हम ये सूखा आटा दान कर भी दें तो अनाथालय के लोगों को इसे खाने लायक रोटी या ब्रेड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगेगी। निकोलस भी उसकी इतनी प्रैक्टिकल सोच देखकर हैरान रह जाता है। लायन अपने छोटे भाई की तरफ देखकर मुस्कुराता है और एक बहुत ही बढ़िया आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम इसी आटे से यहीं पर गर्मा गर्म ब्रेड बना लें, ताकि जैसे ही ये बच्चों के पास पहुंचे वो इसे तुरंत खा सकें। लायन अपने हाथ बांधता है और उन्हें बिल्कुल सही लॉजिक समझाता है। वो कहता है कि हमें इस ताजे पिसे आटे को यहीं पर ब्रेड में बदल देना चाहिए। उसका सोचना बिल्कुल सीधा था। बच्चों को आटा तो मिल जाएगा, पर उनके पास यीस्ट या तेल जैसी जरूरी चीजें शायद ना हो। अगर भलाई करनी ही है तो क्यों न पूरी तरह से की जाए और उन्हें गर्मा गर्म ब्रेड दी जाए। मिल का मालिक निकोलस तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाता है। वो गर्व से कहता है कि हमारे यहाँ की ब्रेड पूरे इलाके में सबसे बेस्ट होती है और वो खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। लिक्सेल बस वहीं खड़ा होकर अपने बड़े भाई को बड़ी हैरानी और सम्मान से देखता रह जाता है। बेचारा लिक्सेल तो बस लायन के हेल्थ चेकअप के चक्कर में लगा था। उसने ये सोचा ही नहीं था कि अनाथ बच्चों को सूखा आटा देने से क्या क्या दिक्कतें होंगी।
लायन की इस बारीक और समझदारी भरी सोच को देखकर वो उसका और बड़ा फैन बन जाता है। वो मिलके बड़े से हिस्से में जाते हैं जहां निकोलस बढ़िया ऑलिव ऑयल और साबुत गेहूं का आटा निकालता है। लायन समझ जाता है कि इस अच्छे ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से ब्रेड का टेस्ट सच में लाजवाब होने वाला है। निकोलस उन्हें पूरा प्रोसेस करके दिखाता है, कैसे आटे में यीस्ट, नमक और दूध मिलाना है और फिर उस डो को तेल लगे बर्तन में फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है। फिर वो दिखाता है कि कैसे उसकी हवा निकालनी है, उसमें सूरजमुखी के पिसे हुए बीज मिलाने हैं और उसे गोल शेप देना है। लायन ये सब देखता है और मुस्कुराता है। भाई, उन मुश्किल मैजिकल फॉर्मूलों को रटने के सिरदर्द के सामने ब्रेड बनाना तो बच्चों का खेल लग रहा था। अब उनके हुनर का टेस्ट लेने का टाइम आ चुका था। निकोलस अपने और लिक्सेल के तैयार किए हुए डो को ओवन में पकने के लिए रख देता है। लिक्सेल थोड़े बड़े साइज की ब्रेड बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर देता है, जिससे उसकी पहली ब्रेड ऊपर से थोड़ी जल जाती है। निकोलस काफी अच्छा इंसान है। वो हंसते हुए कहता है कि पहली बार के हिसाब से ये फिर भी काफी अच्छा है। लेकिन जब लायन की ब्रेड बाहर आती है तो वो एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर की दिख रही होती है। वो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट और स्पंजी बनी थी। और इस शानदार कामयाबी के साथ ही लायन का कुकिंग स्किल लेवल बढ़कर सीधा अप्रेंटिस लेवल 2 हो जाता है। निकोलस उस गर्मा गर्म रोल को हाथ में पकड़े हैरान रह जाता है कि एक रईस लड़के ने पहली ही बार में प्रोफेशनल शेफ जैसा ब्रेड बना दिया। जब निकोलस उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो लायन बहुत ही शांत और हम्बल अंदाज में जवाब देता है। वो कहता है कि उसने कुछ खास नहीं किया, वो तो बस चाहता था कि बच्चों को खाने के लिए सबसे बढ़िया और टेस्टी ब्रेड मिले। ये सुनकर निकोलस के मन में जो भी शक था वो पूरी तरह दूर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये अमीर लड़के बस टाइम पास करने के लिए गरीबों का नाटक नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच में मदद करना चाहते हैं। इनके दिल में सच में हमदर्दी है। उनकी इस अच्छाई को देखकर निकोलस भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, इसलिए वो एक बैग पैक करता है और उनसे थोड़ी देर रुकने को कहकर बाहर निकल जाता है। लिक्सेल को चिंता होती है कि कहीं उनकी वजह से दुकानदार का काम तो नहीं रुक रहा, पर लायन उसे शांत रहने को कहता है। वो इंतजार करते हुए ओवन चालू रखते हैं और ढेर सारी ब्रेड बनाते हैं, जिससे लायन का कुकिंग एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ता रहता है। जब निकोलस वापस आता है तो वो अकेला नहीं होता। उनकी दरिया दिली से इंप्रेस होकर वो गांव के बहुत सारे लोगों को इस चैरिटी काम में मदद करने के लिए साथ ले आता है। उस भीड़ में लायन को लियाह दिखती है, जो लोहार मुदु की वाइफ है। वो अपने पति की जगह यहाँ आई है क्योंकि वो अपनी दुकान पर बिजी था। वो लायन को पहचान लेती है और हैरान होकर उसे बुलाने ही वाली होती है, पर लायन तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है ताकि उनका भेष न खुले। अब गांव वाले बड़े बड़े बक्से उतारना शुरू करते हैं, जिनमें ताजा मीट, दूध और कपड़े भरे हुए हैं। यहां तक कि वहां की एक मशहूर महिला, जिसके बारे में अफवाह है कि वो भालुओं से कुश्ती लड़ती है, आलू का एक भारी भरकम ढेर ऐसे उठाकर लाती है जैसे वो कोई खिलौना हो। पूरे गांव को इस तरह एक साथ मिलकर काम करते देख लिक्सेल का दिल गर्व से भर जाता है। वो लायन के कान में धीरे से कहता है कि भाई, तुम सच में कमाल हो। लेकिन इस वक्त लायन को थोड़ी गिल्ट फील हो रही है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि निकोलस का इस्तेमाल करके वो किसी प्रीस्ट से मिल सके। लेकिन जब वो देखता है कि कैसे सबने इस प्रोजेक्ट में अपनी जी जान लगा दी है और इसका रिजल्ट इतना खूबसूरत निकल कर आया है, तो ये बात सीधा उसके दिल को छू जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद उनका पूरा काफिला टेम्पल के उस बड़े से अनाथालय पहुंच जाता है। वहां की डायरेक्टर तो खुशी के मारे रोने ही लगती है और दूसरी तरफ बच्चे ताजी ब्रेड की खुशबू और नए कपड़ों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं और पेटियों को घेर लेते हैं। डायरेक्टर इन दोनों भाइयों से पूछती है कि क्या वो खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना बांटना चाहेंगे, और हमारे दोनों भाई खुशी खुशी मान जाते हैं। मामूली कपड़ों के भेष में ये दोनों अमीर भाई टोकरियों के पास बैठ जाते हैं और हंसते खेलते बच्चों को गर्मा गर्म ब्रेड बांटने लगते हैं। खाना बांटते बांटते लॉयन की नजर अचानक एक पेड़ के नीचे खड़े छोटे से लड़के पर पड़ती है। वो बच्चा वहीं खड़ा होकर हैरान परेशान नजरों से बस उन्हें ही ताके जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि लॉयन उससे कुछ कह पाता, वो बच्चा तुरंत मुड़ता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। लॉयन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और डायरेक्टर से उस बच्चे के बारे में पूछता है। वो थोड़ा उदास होकर एक ठंडी सांस लेती है और बताती है कि उसका नाम पीटर है। वो लॉयन से कहती है कि वो ज्यादा फिक्र न करे, क्योंकि अनाथालय के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और कभी कभी इतनी बड़ी दयालुता को समझ नहीं पाते। लॉयन पेड़ के नीचे की उस खाली जगह को देखता है जहां से वो बच्चा भागा था और मन ही मन धीरे से पीटर का नाम दोहराता है। अनाथालय के धूप से खिले आंगन में सभी वॉलंटियर्स ने लगभग सारे बच्चों को गर्मा गर्म ब्रेड बांटने का काम पूरा कर लिया था। लेकिन जब लॉयन अपनी लकड़ी की टोकरी लेकर वहां से गुजर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई एक बच्चा अभी भी गायब है। वो फौरन डायरेक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर पीटर कहाँ है, और वो उन्हें बताता है कि उस छोटे बच्चे को तो अभी तक उसका हिस्सा मिला ही नहीं है। इस पर डायरेक्टर एक गहरी सांस लेती है और जो कहानी वो बताती है वो सच में दिल दहला देने वाली है। असल में पीटर हद से ज्यादा शर्मीला है और लोगों से दूरी बनाए रखने की उसकी इसी आदत की वजह से 3 बार उसका एडॉप्शन होते होते रह गया। उन दर्दनाक रिजेक्शंस के बाद से उस मासूम ने दान में मिलने वाले खाने या किसी भी सामान को हाथ लगाना बंद कर दिया और खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। उसकी मदद करने का फैसला करके लॉयन उसे ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार उसे एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ पाता है, जो अपने घुटनों को पकड़कर मुंह छिपाए बैठा था।
उसकी उस छोटी सी काया को देखकर लॉयन नोटिस करता है कि हालांकि ये बच्चा लोहार मुदू के बच्चों की उम्र का ही लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर और दुबला पतला है। लॉयन हौसले के साथ उसके पास जाता है और घास पर उसके ठीक बगल में घुटनों के बल बैठ जाता है। प्यार से उसका नाम पुकारते हुए वो उसे एक ताजी बेक की हुई ब्रेड दिखाता है और मजाक में कहता है कि ये आखिरी ब्रेड बची है, जो बहुत गर्म और एकदम सॉफ्ट है। पीटर बिना कुछ बोले अपना मुंह छिपाए रखता है, लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की तेज आवाज आती है जो उसका पूरा भांडा फोड़ देती है। आखिर भूख को कोई कैसे छुपा सकता है भाई? लॉयन मुस्कुराता है और बड़े प्यार से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये किसी आम बच्चे का गुस्सा होता तो वो उसे आसानी से मना लेता, लेकिन भूखे होने के बावजूद इस बच्चे का खाना न खाना ये दिखाता है कि इसे प्यार और बहुत ज्यादा सब्र के साथ संभालने की जरूरत है। इसी बीच निकोलस और बाकी के गांव वाले अपना सारा काम निपटा लेते हैं। वे अनाथालय के स्टाफ को अलविदा कहते हैं और वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगते हैं, ये सोचकर कि सारे लोग चले गए होंगे। पीटर धीरे से अपना सिर उठाता है। वो उस शांत आंगन को देखता है और गुस्से में बुदबुदाता है कि ये सब ढोंगी लोग हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ के लिए दान करते हैं और फिर बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीटर अपना सिर घुमाता है, उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लॉयन अभी भी वहीं घास पर पालथी मारकर उसके बगल में बैठा हुआ था। हड़बड़ाकर पीटर पीछे खिसकता है और उससे पूछता है कि वो अभी तक यहां से गया क्यों नहीं। लॉयन बस प्यार से मुस्कुराता है और मजाक करते हुए कहता है कि तुम इतनी शांति से सो रहे थे कि मेरा तुम्हें जगाने का मन ही नहीं किया। वो फिर से ब्रेड आगे बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो खाना चाहेगा, लेकिन पीटर गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। जब लॉयन देखता है कि प्यार से बात नहीं बन रही, तो वो सीधे एक्शन लेने का फैसला करता है। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ता है, हल्के से पीटर के गालों को पकड़ता है और ब्रेड का एक टुकड़ा सीधे उसके मुंह में डाल देता है। पीटर हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहला बाइट चबाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। उस ब्रेड का लाजवाब स्वाद चखते ही उसका सारा गुस्सा और जिद गायब हो जाती है और वो दोनों हाथों से ब्रेड को मजे से ठूंसने लगता है। लॉयन उसे मुस्कुराते हुए देखता है और उसे एक और टुकड़ा देते हुए कहता है कि ये असल में उसका अपना हिस्सा था। उस सुनहरी ब्रेड को हाथ में पकड़े हुए पीटर सोच में पड़ जाता है। ये तो बिल्कुल मामूली सी ब्रेड है, लेकिन फिर भी इसका स्वाद उसके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज जैसा था। वो धीरे से बड़बड़ाता है कि बड़े लोग सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, और वो याद करता है कि कैसे उसके पिछले पेरेंट्स ने उसे बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उन्हें तुरंत अपना असली परिवार नहीं माना। पीटर की नजर में सारे बड़े लोग सिर्फ झूठे और धोखेबाज थे। लॉयन उसकी ये बातें शांति से सुनता है और फिर उसे एक सीधी सी बात समझाता है। वो हंसते हुए कहता है कि गुस्से में बड़े लोग अक्सर खाना छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन पीटर तो गुस्सा होने के बाद भी बड़े मजे से खा रहा है। ढलते सूरज की रोशनी में बैठकर लॉयन उसे बताता है कि ये ब्रेड उसने खुद बनाई है और किसी को इसे चाव से खाते देख उसे बेहद खुशी मिलती है। उसकी ये सच्ची बातें सुनकर आखिरकार पीटर की जिद टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए आंसुओं के बीच कहता है कि वो रो नहीं रहा, बल्कि ब्रेड जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट है। लॉयन मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या सच में ऐसी बात है, और पीटर धीरे से अपना सिर हिला देता है। खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए लॉयन वादा करता है कि वो अगली बार उसके लिए और भी ज्यादा ब्रेड बनाकर लाएगा, और वो वादा पक्का करने के लिए अपनी पिंकी फिंगर आगे बढ़ाता है। पीटर को थोड़ा शक तो होता है, पर वो पूछता है कि क्या वो सच में गंभीर है। लॉयन स्टाइल से मुस्कुराता है और कहता है कि उसने आज तक कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। जुड़ी हुई उंगलियों को देखते हुए पीटर धीरे से कहता है कि अगली बार वो 2 ब्रेड खाएगा। लॉयन उसके सिर को थपथपाता है और हंसकर कहता है कि सिर्फ 2 क्यों, तुम तो आराम से 3 खा सकते हो। पीटर शर्माकर अपना मुंह बना लेता है, लेकिन दूर खड़ी डायरेक्टर ये देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने सालों से पीटर के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं देखी थी। उसे समझ आता है कि अगर उनके स्टाफ ने भी लॉयन जैसी ही ईमानदारी और सब्र दिखाया होता तो ये बच्चे बहुत पहले ही अपने दिल की बात कह देते। सूरज ढलने के वक्त लॉयन पीटर को वापस बाकी बच्चों के साथ खेलने भेज देता है। गांव वाले अपनी विदा लेने की तैयारी करते हैं और स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जैसे ही लॉयन और लिक्सिल जाने लगते हैं, डायरेक्टर भागती हुई आती है और उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती है कि वे थोड़ी देर और रुकें ताकि अनाथालय उनका शुक्रिया अदा कर सके। वो खुश होकर बताती है कि उसने एक खास मेहमान को बुलावा भेजा है जो रास्ते में ही है। वो दोनों भाइयों से पूछती है कि क्या वे एक प्रीस्ट का आशीर्वाद लेने के लिए रुकेंगे। ये सुनते ही लिक्सिल की आंखें खुशी और हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसका वो रिस्की और पेचीदा प्लान कामयाब हो गया था, जिसके जरिए वो गुपचुप तरीके से लॉयन का चेकअप एक बड़े प्रीस्ट से कराना चाहता था। अपनी खुशी को छिपाते हुए लिक्सिल अदब से झुकता है और कहता है कि इतने प्यार भरे आमंत्रण को ठुकराना गलत होगा, और वो इसे स्वीकार कर लेता है। जैसे ही डायरेक्टर उन दोनों को अंदर ले जाती है, शाम ढल जाती है और प्रीस्ट के आने का वक्त करीब आ जाता है। अंदर सोफे पर बैठते ही लिक्सिल के मन में शक पैदा होने लगता है। वो अपने भाई की तरफ देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद उन्हें इस मीटिंग को टाल देना चाहिए। चूंकि उनकी फैमिली और टेम्पल के बीच पुराने 36 के आंकड़े थे, इसलिए लिक्सिल को डर था कि कहीं वो प्रीस्ट कोई खुन्नस निकालकर लॉयन को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन लिक्सिल को हैरान करते हुए लॉयन बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। वो तुरंत मुस्कुराता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है। असल में लॉयन बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे अभी अभी हवेली का एक बहुत जरूरी काम याद आया है, जैसे कि उसकी बेकिंग क्लास
और वो हंसते हुए बाय बोलकर वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाता है। लिक्सिल वहीं बैठा रह जाता है और एक गहरी सांस लेता है। हालांकि वो जानता था कि भाई को हीलिंग की सख्त जरूरत है, पर वो उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो तय करता है कि पहले वो खुद अकेले प्रीस्ट से मिलेगा और चेक करेगा कि वो बंदा भरोसेमंद है या नहीं। लिक्सिल चैपल के दरवाजे से अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात हाई प्रीस्ट लिक्ट से होती है। रंगीन कांच की खिड़की के सामने खड़ा लिक्ट चश्मा पहने किसी कमाल के एनिमे कैरेक्टर जैसा लग रहा था। वो लिक्सिल का प्यार से स्वागत करता है और गुपचुप तरीके से दान देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जब वे बातचीत के लिए बैठते हैं तो लिक्सिल शांति से उस प्रीस्ट को ऑब्जर्व करने लगता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि लिक्ट उम्र में कितना छोटा है। इस उम्र में हाई प्रीस्ट का पद पाना और बाहर जाने की इजाजत होना इस बात का सबूत था कि यह बंदा सचमुच जीनियस है। जब लिक्ट उसका शुक्रिया अदा करता है तो लिक्सिल इसका सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता, बल्कि वो साफ बता देता है कि चैरिटी का ये पूरा आइडिया उसके बड़े भाई का था। और फिर लिक्सिल सीधे मुद्दे की बात पर आता है। वो कबूल करता है कि उसने ये सब सिर्फ निस्वार्थ भाव से नहीं किया है। उसने ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए प्लान किया ताकि वो किसी बड़े प्रीस्ट से अपने बीमार भाई का चेकअप करवा सके, जो बचपन से ही काफी कमजोर है। लिक्ट मुस्कुराता है और लिक्सिल को शांत रहने और गहरी सांस लेने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो एक ऐसी बात बताता है जिससे लिक्सिल के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि वो खुद टेम्पल की नजरों से बचकर चोरी छिपे इस अनाथालय में आया है। एक पल के लिए तो लिक्सिल का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि प्रीस्ट उसकी मदद करने से मना कर देगा, लेकिन इसके बजाय लिक्ट उसके सामने एक हैरान करने वाला प्रपोजल रखता है। वो लिक्सिल से कहता है कि ठीक 3 दिन बाद सुबह सुबह वो अपने भाई को लेकर अनाथालय आ जाए। 3 दिन बाद रात के अंधेरे में लिक्सिल अचानक लॉयन के कमरे में घुस जाता है। अपने भाई को सोने के बजाय डेस्क पर आराम से बैठा देखकर लिक्सिल तुरंत उसे अपनी हेल्थ का ध्यान न रखने के लिए डांटना शुरू कर देता है। जब लॉयन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो हाँफते हुए लिक्सिल बताता है कि प्रीस्ट उनके दान के बदले उसका चेकअप करने के लिए तैयार हो गया है। मन ही मन लॉयन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब से उसने अपना माना अनलॉक किया है और अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स को लेवल अप किया है, उसके माना शौक के सारे लक्षण गायब हो चुके हैं। वो तो अब पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त है। लेकिन अपने भाई को इतना परेशान देखकर लॉयन मुस्कुराते हुए उसका ऑफर मान लेता है। लिक्सिल उसे वार्न करता है कि उन्हें सुबह होने से पहले तैयार रहना होगा। सुबह होते ही दोनों भाई वापस अनाथालय पहुंच जाते हैं। मेज पर हाई ग्रेड होली वाटर की बोतल देखकर लॉयन दंग रह जाता है। ये एक बहुत ही पवित्र और मुश्किल से बनने वाली चीज थी, जिससे साबित होता था कि लिक्ट सचमुच बेहद टैलेंटेड है। लिक्ट कमरे में आता है और कुछ बातचीत के बाद लॉयन पूछता है कि आखिर उन्हें इतनी सुबह क्यों मिलना पड़ा। लिक्ट थोड़ा हिचकिचाता है और बताता है कि हाल ही में उसने एक रहस्यमयी सपना देखा था। उसने देखा कि बच्चे सुनहरे मैदान में शांति से सो रहे हैं और ये दोनों भाई रखवाले बनकर उनके पास खड़े हैं। उस सपने का एहसास इतना गहरा था कि वो खुद को इनसे मिलने और ये जानने से रोक नहीं पाया कि ये लोग असल में कैसे हैं। लेकिन लिक्ट सिर्फ अपने सपनों के भरोसे ही नहीं बैठा था। बातचीत के दौरान वो चुपचाप उन दोनों भाइयों को परख रहा था। लिक्सिल के बात करने के तरीके और उनके इस नकली भेष को देखकर वो आसानी से समझ जाता है कि ये दोनों मशहूर एस्टरी फैमिली से हैं। उसे शक होता है कि कहीं ये टेम्पल के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है, और वो चेकअप के दौरान उनका असली मकसद जानने का फैसला करता है। लिक्ट अदब से लिक्सिल को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है ताकि वो काम शुरू कर सके। कमरे में अकेले होते ही वो लॉयन के ऊपर डिवाइन एनर्जी की एक तेज लहर डालना शुरू करता है, और तभी लिक्ट बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। ब्लेसिंग का मंत्र तो बिल्कुल सही पढ़ा गया था, लेकिन लॉयन के शरीर पर उस जादुई ताकत का कोई असर ही नहीं होता। अपनी खुद की काबिलियत पर शक करते हुए लिक्ट पूरी ताकत लगाता है और हरे रंग की डिवाइन एनर्जी का एक बड़ा तूफान खड़ा कर देता है, जिससे लॉयन के बाल तक चमकने लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लॉयन आराम से बैठा रहता है और कहता है कि उसे काफी फ्रेश महसूस हो रहा है। ये देखकर तो प्रीस्ट का दिमाग ही चकरा जाता है। वो जानता था कि किसी इंसान पर हाई प्रीस्ट की ब्लेसिंग का असर न होने के सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो कोई बहुत बड़ा जादूगर उस मैजिक को रोक रहा हो, या वो बंदा पूरी तरह स्वस्थ हो, या फिर उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हों। लॉयन के चेहरे पर उस शांत मुस्कान को देखकर लिक्ट सबसे बुरा मान बैठता है। भावुक होकर वो तुरंत लॉयन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अगर कभी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो या नींद न आए तो वो सीधा टेम्पल में उससे आकर मिले। वो उसे हर हाल में बचा लेगा। लॉयन इस अचानक हुए ड्रामे से थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसे शांत करने के लिए वो हाँ कह देता है। लॉयन वापस बाहर आंगन में अपने भाई के पास आता है और सोचने लगता है कि वो प्रीस्ट इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। उसी दिन बाद में एस्टरी कैसल वापस आकर दोनों भाई आंगन में टहल रहे होते हैं। लिक्सिल लॉयन को इतना तरोताजा देखकर चैन की सांस लेता है। लॉयन भी हाँ कहता है, पर मन ही मन हंसता है, क्योंकि उस होली मैजिक के असर से किचन में रात भर जागने की वजह से होने वाला बदन दर्द गायब हो गया था। लेकिन जब लॉयन अपने भाई को देखता है तो उसे महसूस होता है कि लिक्सिल बहुत थका हुआ है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। जब वो उसे आराम करने की सलाह देता है तो लिक्सिल बात टालते हुए कहता है कि उसे अपने माना ट्रेनिंग के लिए जाना है। लॉयन बस एक ठंडी सांस लेता है और अपने भाई को जाते हुए देखता है, जो अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर रहा था। सिल्विया, जो नौकरानी एल्विया के भेष में थी, लॉयन के पास आकर खड़ी होती है और लिक्सिल को जाते हुए देखती है। वो कहती है कि अगर वो लिक्सिल की सेहत को लेकर इतना ही परेशान है
तो उसे दादाजी पैथरिक के साथ होने वाली मीटिंग में इस बारे में बात करनी चाहिए। लॉयन हामी भरता है और कहता है कि दादाजी भी आजकल काफी तनाव में दिख रहे हैं। अपने मास्टर को अपने परिवार की इतनी फिक्र करते देख सिल्विया मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि क्यों ना वो उनके लिए कुछ मीठा लेकर आए। अगले सीन में हमारा हीरो लॉयन महल के किचन में आटा गूंथने में बिजी दिखाई देता है। वहां उसकी नई पर्सनल नौकरानी एल्विया भी खड़ी थी, जो असल में सिल्विया ही थी। लॉयन अभी भी इस सीक्रेट पहचान के साथ तालमेल बिठा रहा था। वो गलती से उसे सिल्विया कहकर थैंक्स बोल देता है। वो तुरंत उसे टोकती है और याद दिलाती है कि उसका नाम अब एल्विया है। लॉयन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि उसने लगभग उसका सीक्रेट खोल ही दिया था। वो उसे बताता है कि वो दादाजी पैथरिक के लिए थैंक यू गिफ्ट के तौर पर कुछ कुकीज बेक कर रहा है। लेकिन तभी वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उन कड़क स्वभाव वाले दादाजी को मीठा पसंद भी होगा या नहीं। एल्विया उसे दिलासा देती है कि भले ही दादाजी को मीठा ज्यादा पसंद न हो, लेकिन लॉयन के हाथ का बना कुछ भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। लेकिन फिर भी लॉयन चाहता था कि ये कुकीज सचमुच टेस्टी बने। वो नहीं चाहता कि दादाजी बस अपने प्यार के कारण कोई भी मीठी चीज जबरदस्ती खाएं। तभी किचन में इधर उधर देखते ही उसे एक आइडिया आता है। उसकी नजर कुछ पर्पल स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद पर पड़ती है। सफेद चीनी का इस्तेमाल करने के बजाय वो शकरकंद की नेचुरल मिठास का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एल्विया को कुकीज में शकरकंद का आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, पर लॉयन तो अपना मन बना चुका था। वो उन्हें काटना शुरू करता है ताकि वो ऐसी चीज बना सके जिससे दादाजी की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। हमारा हीरो आटे को बेलता है और बिल्ली, बत्तख और तारों जैसी प्यारी प्यारी शेप्स काटने लगता है। वो सोचता है कि आगे चलकर वो किसी कारीगर से कुछ कस्टमाइज्ड कुकी कटर्स भी बनवाएगा। वो ट्रे को ओवन में डाल देता है और बेक होने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब रहता है। ये कुकीज बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट और खुशबूदार बनी थीं। एल्विया हैरान थी कि उसने एक नॉर्मल रेसिपी से इतने कमाल के और सुंदर बिस्कुट तैयार कर लिए हैं। वो उसे टेस्ट करने के लिए कुकी देती है और जैसे ही लॉयन बाइट लेता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो उसकी पिछली जिंदगी की चॉकलेट चिप कुकीज से भी कहीं ज्यादा लाजवाब थीं। तभी मौके पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि उसकी कुकिंग स्किल बढ़कर अप्रेंटिस लेवल 3 पर पहुंच गई है और ये रेसिपी सेव हो चुकी है। एल्विया भी मानती है कि इसकी हल्की मिठास दादाजी को बहुत पसंद आएगी। जब वो इन्हें पैक करने की मदद मांगती है तो लॉयन उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अभी एक और चीज तैयार करनी थी। उसके बाहर जाते ही लॉयन चैन की सांस लेता है। अब जब वहां कोई देखने वाला नहीं था तो वो आराम से अपने सिस्टम इन्वेंट्री का इस्तेमाल कर सकता था। कुकिंग लेवल 3 पर पहुंचने के कारण अब उसके पास बेहतरीन रेसिपीज और बढ़िया सामान का एक्सेस आ गया था। उसे लगता है कि कुकीज के साथ कोई ड्रिंक भी होनी चाहिए। अगर वो इसके साथ कोई सही ड्रिंक तैयार कर ले तो ये थकान दूर करने और एनर्जी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। वो एक खास ट्रेनिंग एड ड्रिंक बनाने का फैसला करता है। ये गहरे लाल रंग की ड्रिंक 5 छोटी हेल्थ पोशंस को हल्की आंच पर उबालकर उसमें संतरा, नींबू, स्टार एनीज और एक्वा रोजमेरी ऑयल मिलाकर बनाई जाती है। ये ड्रिंक कड़क ट्रेनिंग और थकान के दर्द को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जो उसके दादाजी और थके हुए भाई के लिए किसी जादुई टॉनिक से कम नहीं थी। इस लाल रंग के घोल को अच्छे से पकाने और छानने के बाद लॉयन इसे टेस्ट करने के लिए 1 चम्मच पीता है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया और एकदम मसालेदार वाइन जैसा था, जो शरीर को तुरंत आराम पहुंचाता है। वो लकड़ी की ट्रे पर गर्मा गर्म रेड ड्रिंक और शकरकंदी की कुकीज को अच्छे से सजा देता है और तभी उसका सिस्टम बज उठता है, जो उसे अपनी पहली स्पेशल ड्रिंक सेट बनाने के लिए बधाई देता है। यही नहीं, खाने को इतनी खूबसूरती से सजाने के लिए उसे एक स्पेशल अचीवमेंट भी मिलता है, जिससे उसे पूरे 3000 शिलिंग्स का भारी भरकम बोनस मिल जाता है। भाई, सिर्फ किचन में थोड़ा टाइम बिताने के बदले इतनी तगड़ी कमाई होना सच में कमाल है। अपनी कुकिंग से खुश होकर लियोन सारा सामान एक बैग में डालता है और सीधे पैथरिक के स्टडी रूम की तरफ निकल पड़ता है। जब लियोन खुद अपने हाथों में ट्रे लेकर उस बड़े से स्टडी रूम में एंटर करता है तो पैथरिक उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बूढ़ा दादाजी तुरंत टोकते हुए पूछता है कि घर का यंग मास्टर खुद अपने हाथों से खाना क्यों ला रहा है, जबकि ये काम नौकरों का है। लियोन बस थोड़ा मुस्कुराता है और अपने दादाजी से कहता है कि वो अपनी मेहनत का फल खुद उनके पास लाना चाहता था। वो ट्रे को टेबल पर रखता है और बताता है कि इस गर्म ड्रिंक में हेल्थ पोशन मिलाया गया है और साथ में घर की बनी कुकीज भी हैं। अब पैथरिक का भी मन ललचा जाता है। वो भालू के शेप वाली एक प्यारी सी छोटी कुकी उठाता है और उसकी एक बाइट लेता है और भाई, खाते ही उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो कुकी मुंह में जाते ही घुल जाती है और उसका हल्का सुकून देने वाला मीठा स्वाद दादाजी का मूड एकदम फ्रेश कर देता है। ये उन भारी भरकम, हद से ज्यादा मीठी पेस्ट्रीज से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने आज तक खाई थी। अब जहां एक तरफ दादाजी उस भालू वाली कुकी को खाकर शांति का एहसास कर रहे थे, वहीं लियोन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसकी कुकिंग स्किल अब सीधे अप्रेंटिस लेवल 4 पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि सिस्टम बोनस एक्सपीरियंस सिर्फ तभी देता है जब किसी को खाना दिल से पसंद आए, इसलिए लियोन का एक्सपीरियंस बार बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा था। वो चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं दादाजी को इसका टेस्ट खराब न लगे। पैथरिक तुरंत थोड़ा खांसता है और अपनी कुकी नीचे रखकर वापस से वही पुराना खड़ूस चेहरा बना लेता है। वो रूखेपन से लियोन से कहता है कि जो भी बात है सीधे सीधे बताओ, क्योंकि उसे पता था कि उसका पोता सिर्फ शेफ बनने के लिए यहां नहीं आया है। लियोन अपना सिर खुजलाते हुए मान लेता है कि वो अपने दादाजी से कुछ छुपा नहीं सकता।
वो समझाता है कि चूंकि उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी बहुत पास है, इसलिए वो चाहता है कि दादाजी लिक्सिल के खतरनाक ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा कम कर दें। वो बस यही चाहता है कि इस बड़े दिन पर पूरा परिवार खुश और पूरी तरह से फिट रहे। ये सुनकर पैथरिक अंदर ही अंदर गर्व से भर जाता है। जहां बाकी अमीर परिवारों में भाई बहन जायदाद के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, वहीं उसके पोते एक दूसरे की सेहत की फिक्र कर रहे हैं। फिर भी वो अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आने देता और रूखे मन से मान जाता है कि जब तक सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती, लिक्सिल अपनी मर्जी से ट्रेनिंग कर सकता है। लियोन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उन्हें थैंक यू कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाए, पैथरिक उसे रोकता है और पूछता है कि उसे तोहफे में क्या चाहिए। ये सुनते ही लियोन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए अपने हाथ हिलाने लगता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, और फिर जल्दी से बाय बोलकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पैथरिक वहीं बैठा रह जाता है, पूरी तरह से हैरान परेशान। आखिर इस लड़के के अंदर थोड़ा सा भी लालच क्यों नहीं है? गिफ्ट मिलना तो इस पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा और मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन बंद दरवाजे को घूरते हुए पैथरिक का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। वो सोचता है कि ये कमिंग ऑफ एज सेरेमनी असल में एक टेस्ट है। अगर लियोन कह रहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसका जीनियस पोता उसे एक चैलेंज दे रहा है। वो पैथरिक का इम्तिहान ले रहा है कि क्या वो उसके मन की बात समझकर खुद से कोई बेहतरीन गिफ्ट ढूंढ पाते हैं या नहीं। अब इस खुद के बनाए हुए दिमागी खेल के प्रेशर में आकर पैथरिक थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा जादुई या लेजेंडरी सामान लाया जाए जो उसके पोते को पसंद आ सके। दूसरी तरफ लियोन कॉरिडोर में मजे से घूम रहा है, इस बात से बिल्कुल संतुष्ट कि उसकी किचन वाली प्लानिंग एकदम परफेक्ट रही। दादाजी को मनाने के बाद लियोन बिल्कुल हल्के कदमों से अपने कमरे की तरफ वापस जाता है। जो नई फिजिकल स्टैमिना उसे मिली है, वो सच में गेम चेंजर है। अब वो इतनी आसानी से चल फिर पा रहा है, जो उसकी कमजोर बॉडी के लिए पहले एक सपना था। लेकिन जब हमारा भाई हवा में तैरते हुए जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने छोटे भाई लिक्सिल का भी हाल चाल ले लिया जाए। पर भाई, लिक्सिल के कमरे का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लियोन जैसे ही स्नैक्स की ट्रे लेकर दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि लिक्सिल टेबल पर मुंह के बल सोया पड़ा है। बेचारा किताबों और फाइलों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात जागकर पढ़ाई कर रहा हो। लियोन खुद को रोक नहीं पाता और अपने हमेशा साफ सुथरे रहने वाले भाई के कमरे की हालत देखकर उसे एक फनी नाम से चिढ़ाने लगता है। लिक्सिल का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगता है कि उसके बड़े भाई ने उसे इस हालत में देख लिया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए लियोन उसके सामने अपनी ताजी बनी शकरकंदी की कुकीज की प्लेट रख देता है। लिक्सिल पूरी तरह थक चुका था, इसलिए वो एक बाइट लेता है और लेते ही बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। हमारे भाई की बेकिंग इतनी गजब की थी कि उसे खाते ही लिक्सिल का दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। वो कुकी इतनी ज्यादा टेस्टी थी कि लिक्सिल उसे बस बिना पलक झपकाए देखता ही रह जाता है। अपने भाई के चेहरे पर खुशी देखकर लियोन उसे खुशखबरी सुनाता है। वो बताता है कि उसने उनके डरावने दादाजी से बात करके लिक्सिल के लिए थोड़ा आराम करने की परमिशन ले ली है। वो कहता है कि जब घर में इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी थका थका या ज़ोंबी जैसा दिखे। सब बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। लिक्सिल को यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसका भाई उसकी कितनी परवाह करता है। वो धीरे से थैंक यू बोलता है, हालांकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी इस हालत की वजह दादाजी की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि कुछ और ही थी। अपने भाई को इतना परेशान देखकर लियोन उसे चिढ़ाने लगता है कि कहीं वो छुप छुप कर किसी लड़की को लव लेटर तो नहीं लिख रहा। ये सुनते ही लिक्सिल हड़बड़ा जाता है और तुरंत बात को साफ करता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और न ही ये दादाजी की ट्रेनिंग की वजह से है। असल में वो लियोन की होने वाली सेरेमनी को लेकर परेशान है। लियोन समझ जाता है कि उसका भाई उस रहस्यमयी लाइब्रेरी भूल भुलैया की बात कर रहा है। एस्तोरी खानदान में इस रस्म को बहुत बड़ा माना जाता है। वहां जाने वाले को एक जादुई लाइब्रेरी से गुजरना पड़ता है, जो बंदे के लेवल के हिसाब से बदल जाती है और उसे वही मैजिक सिखाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर कोई इसके आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे एक बहुत ही ताकतवर मैजिकल आइटम मिलता है। लेकिन अगर कोई ताकत के दम पर उसे जीतने की कोशिश करे तो वो एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया बन जाती है। लियोन को याद आता है कि इस शरीर का पुराना मालिक तो इस शांत जगह को छुपने के लिए इस्तेमाल करता था। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि लिक्सिल इस बात को लेकर अपनी नींद खराब कर रहा है कि वो बिना माना के वहां कैसे सरवाइव करेगा। लियोन अपने भाई को दिलासा देने की कोशिश करता है कि ये रस्म बस नाम की है, लेकिन लिक्सिल जोर से अपना सिर हिलाते हुए मना करता है। नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे हो। भूल भुलैया असली प्रॉब्लम नहीं है। असली मुसीबत तो उन कपड़ों की है जो हमें वहां पहनने पड़ेंगे। फिर लिक्सिल अपने ताकतवर दादाजी के बारे में एक बड़ा सच बताता है। पैथरिक एस्टेयर का फैशन सेंस बिल्कुल जीरो है। वो जंग के मैदान के तो हीरो हैं, लेकिन अगर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में चमकीले कपड़े, अजीब सा केप और अजीब जूते पहनकर आ जाएंगे। पुराने दिनों में सिर्फ उनकी एडवाइजर सिल्विया ही ऐसी थीं जो उन्हें जोकर बनकर महल से बाहर जाने से रोक पाती थीं। लेकिन अब सिल्विया रिटायर हो चुकी हैं, इसलिए लिक्सिल पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसे लग रहा है कि अब तो लोगों के सामने उनकी बेइज्जती होना तय है। सच कहें तो लियोन भी इस बात से एग्री करता है कि दादाजी के इस अजीब फैशन को रोकना ही पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए लिक्सिल से कहता है कि शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
वो इस फैशन प्रॉब्लम को सुलझाने का वादा करता है और कहता है कि पूरा परिवार एक जैसे कस्टमाइज्ड कपड़े पहनेगा। एक अच्छे दर्जी की खोज में लियोन मूडू की फैमिली से मिलने जाता है। वो अपने साथ कुकीज का एक बैग ले जाता है, जिसे देखकर लियाह और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जब बच्चे खाने में बिजी हो जाते हैं तो लियोन अपने असली काम की बात शुरू करता है। वो लियाह से पूछता है कि क्या वो उसे उस टैलेंटेड दर्जी से मिलवा सकती है जो अनाथालय में मदद करने आता था। लियोन को याद था कि वो बंदा फटे पुराने टुकड़ों से भी बहुत सुंदर कपड़े बना लेता था, जो कि एक बहुत बड़ा हुनर है। ये सुनते ही लियाह थोड़ी हिचकिचाने लगती है और उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखने लगती है। वो उसे रास्ता बताने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि जब तुम वहां खुद जाओगे तो समझ जाओगे कि मैं तुम्हें वहां भेजने से क्यों कतरा रही थी। लियोन रास्ता खोजते हुए एस्टेट के कोने में एक बहुत ही सुनसान और खंडहर जैसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसे मकड़ी के जालों से ढका हुआ एक पुराना और हिलता हुआ साइन बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर क्या नाम लिखा था? आंद्रे। थोड़ा संकोच करते हुए लियोन अंदर कदम रखता है। वो एक डरावने और धुंधले कॉरिडोर से आगे बढ़ता है, जिसके दोनों तरफ पुतले यानी मैनिक्विन रखे हुए थे। कॉरिडोर के आखिर में उसे एक रोशनी वाला कमरा दिखता है, जहां एक आदमी की परछाई खड़ी नजर आती है। लियोन प्यार से आवाज देता है, जिसे सुनकर वो दर्जी आंद्रे खुशी से एकदम उछल पड़ता है। भाई का रिएक्शन ऐसा था मानो उसने सालों से किसी इंसान को देखा ही ना हो। आंद्रे तुरंत लियोन को पहचान लेता है। हालांकि लियोन के बाल और आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी अनाथालय में थीं, फिर भी वो उसका चेहरा अच्छे से याद रखता है। लियोन उससे माफी मांगता है और बताता है कि रईस होने के कारण उस दिन वो भेष बदल कर आया था। फिर वो अपना परिचय एस्टेरी परिवार के बड़े पोते के रूप में देता है। आंद्रे ये जानकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घराने का कोई शख्स उसकी इस पुरानी दुकान पर खुद चलकर आया है। आंद्रे तुरंत उसे अपनी वर्कशॉप के अंदर बुलाता है। अंदर जाते हुए लियोन की नजर एक लकड़ी के शेल्फ पर रखे चमचमाते हुए बड़े अवार्ड पर पड़ती है, जो साम्राज्य के सबसे बड़े डिजाइन कंपटीशन का था। मतलब ये बंदा कोई मामूली दर्जी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो असल में एक सर्टिफाइड जीनियस है। आंद्रे चाय बनाने की बात करता है तो लियोन अपना छुपा हुआ हथियार यानी अपनी बनाई कुकीज बाहर निकालता है। आंद्रे जैसे ही एक बाइट लेता है, उसका लाजवाब क्रंच उसे पूरी तरह से इमोशनल कर देता है। वो बंदा खुशी के मारे अपने सीने पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस कुकी की तारीफों के पुल बांधने लगता है और कहता है कि इसका स्वाद ऐसा है जैसे किसी राजकुमार को एक साधारण लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया हो। भाई, इसे कहते हैं एकदम ड्रामेटिक फूड रिव्यू। सिर्फ एक कुकी खाकर इमोशनल हुआ। आंद्रे लियोन की तरफ आंसू भरी आंखों से देखता है। वो कहता है कि भले ही अफवाहें आपको बेकार समझती हों, लेकिन आप असल में एक बहुत ही सुलझे हुए और गहरे इंसान हैं। वो पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखता है और गर्व से कहता है कि उसके जैसा डिजाइन और कढ़ाई पूरे साम्राज्य में कोई और नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा उतर जाता है। वो अपने बीते कल के बारे में बताता है कि वो असल में एक रईस खानदान का नाजायज बेटा है। इसी वजह से वहां के अमीर घराने उसे कचरा समझते थे। उनका मानना था कि किसी मामूली दर्जी से अपने कपड़े सिलवाना उनकी शान के खिलाफ है। जब ये बुरी अफवाहें फैलीं तो उसके सभी रईस ग्राहकों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो अकेला रह गया। आंद्रे हिचकिचाते हुए सलाह देता है कि अगर लियोन उसे काम देना चाहता है तो उसे दूसरों से झूठ बोल देना चाहिए कि ये कपड़े किसी नए और अनजान दर्जी ने बनाए हैं, ताकि लियोन की बदनामी न हो। पर लियोन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंद्रे को रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है और उससे प्यार से पूछता है कि क्या वो उसके बनाए हुए कुछ कपड़े देख सकता है। आंद्रे उसे अपने कलेक्शन के पास ले जाता है और तरह तरह के कपड़े दिखाता है। जैसे ही लियोन की नजर उन पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हर एक कपड़ा अपने आप में बहुत ही शानदार और लाजवाब था। इस डरावनी दुकान और बुरी अफवाहों के बावजूद उस टूटे फूटे कमरे में एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन रखे हुए थे। लियोन उन कपड़ों को बहुत ध्यान से देखता है और सच में वो काफी प्रभावित होता है। हालांकि ये कपड़े बहुत ही सस्ते और साधारण धागों से बने थे, फिर भी इनकी क्वालिटी 2 स्टार दर्जे की लग रही थी। लियोन के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग था। इसका मतलब था कि आंद्रे का काम करने का तरीका, उसकी कटिंग और सिलाई सच में लाजवाब थी। हमारा भाई सोचने लगता है कि अगर इस हुनरमंद बंदे को अच्छे और महंगे कपड़े मिल जाएं तो ये क्या ही कमाल कर देगा। इस टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के इरादे से लियोन आंद्रे को अपनी सेरेमनी के लिए अपने ही नाम से मैचिंग कपड़े बनाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर आंद्रे के पसीने छूट जाते हैं। वो घबराते हुए कहता है कि भले ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि आपके कपड़े मुझ जैसे मामूली इंसान ने सिले हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन लियोन को इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो पूरे भरोसे के साथ आंद्रे से कहता है कि सारी जिम्मेदारी उसकी होगी और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ गलत बोले। वो याद दिलाता है कि उनके परिवार का रुतबा शाही घराने से कम नहीं है। वो आंद्रे की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि क्या वो उस पर भरोसा करके सेरेमनी तक 3 ड्रेस तैयार कर सकता है। आंद्रे को बस इसी हौसले की जरूरत थी। वो कपड़े को कसकर पकड़ लेता है और एक बार फिर से बेहतरीन काम करने की उसकी दबी हुई इच्छा जाग उठती है। लियोन की बातों से भरोसा पाकर आंद्रे अपने दिल पर हाथ रखता है और खुशी खुशी इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो तुरंत पेन उठाता है और पूछता है कि कपड़ों का स्टाइल और डिजाइन कैसा होना चाहिए। लियोन उसे अपना पूरा आइडिया समझाता है। वो कहता है कि कपड़े सिंपल और क्लासी होने चाहिए,
जो पूरे परिवार पर एक जैसे दिखें, लेकिन फिर भी सबका अपना एक अलग अंदाज हो। लिखते लिखते आंद्रे अचानक डर के मारे रुक जाता है। उसे अचानक एहसास होता है कि उस खतरनाक दादाजी को भी उसी के सिले हुए कपड़े पहनने होंगे। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि इतने बड़े घराने के फैसले पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। पूरा हौसला जुटाकर वो वादा करता है कि वो अपना सबसे बेस्ट काम करके दिखाएगा। जब आंद्रे कपड़ों की पसंद के बारे में पूछता है तो लियोन मुस्कुराते हुए उनके खानदान की लेजेंडरी फैब्रिक बुक आगे बढ़ा देता है। आंद्रे उस सोने की नक्काशी वाली किताब को देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे इस खास चीज को छूने का मौका मिल रहा है। लियोन के कहने पर जब वो किताब खोलता है तो पन्नों के बीच से एक जादुई रोशनी निकलती है। उस किताब में दुनिया के सबसे दुर्लभ और जादुई धागे थे, जिनमें परियों की सांस और एल्फ के बाल जैसी अनोखी चीजें शामिल थीं। आंद्रे बिल्कुल खो सा जाता है और खुशी खुशी पन्ने पलटने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास तरह के जादुई धागे पर टिक जाती है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और याद करता है कि जब उसका काम अच्छा चलता था तब एक अमीर महिला हमेशा इसी कपड़े की डिमांड करती थी। वो हमेशा जानना चाहता था कि ये कपड़ा कहाँ से आता है, पर इस किताब में भी इसके बनाने वाले के बारे में कुछ नहीं लिखा था। लियोन उस कपड़े के टुकड़े को देखता है और तभी उसकी मदद के लिए उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि इस धागे का नाम आर्चमेज का सच्चा प्यार है। ये एक 3 स्टार क्वालिटी का धागा है जिसे एक महान जादूगर ने अपनी बेटी के लिए बनाया था, जो किसी भी हमले से बचाने का काम करता है। उस जादूगर की कहानी को अपने परिवार के इतिहास से जोड़कर लियोन मुस्कुराने लगता है। वो तय करता है कि चूंकि वो एक जैसा लुक चाहते हैं, इसलिए वे इसी जादुई कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आंद्रे खुशी खुशी मान जाता है और लियोन का नाप लेने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी बाहर से अचानक बहुत शोर शराबा सुनाई देने लगता है। वहां लिक्सिल आ चुका था और वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ दर्जनों गाड़ियां लेकर आया था। लियोन और आंद्रे बाहर आकर देखते हैं कि पूरा आंगन काम करने वालों से भरा पड़ा था, जो सिलाई मशीनें, धागे और महंगे कपड़े उतार रहे थे। लिक्सिल वहां बड़े गर्व से खड़ा होकर कहता है कि जब बात उसके भाई की लाइफ के इतने बड़े दिन की है तो इतनी तैयारियां तो बनती ही हैं। लियोन अपने भाई के इस दिखावे को देखकर मुस्कुराता है, जबकि आंद्रे खुशी के मारे रोने ही वाला होता है। वो तुरंत अपने पुराने औजारों को इन नए और शानदार सामानों से बदलने का फैसला करता है। अपना नाप देने के बाद लियोन आंद्रे से एक और बात पूछता है। वो चाहता है कि आंद्रे उसे खाली समय में कपड़े सिलने के कुछ बेसिक तरीके सिखाए। आंद्रे और उसका हेल्पर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। एक रईस घराने का लड़का खुद कपड़े सिलना सीखना चाहता है, लेकिन लियोन उन्हें अपना नजरिया समझाता है। वो कहता है कि आंद्रे के काम और लगन को देखकर उसे लगा कि किसी कारीगर की मेहनत की कद्र करने के लिए खुद उस काम की समझ होना बहुत जरूरी है। अपने काम के प्रति लियोन का ऐसा सम्मान देखकर आंद्रे बहुत खुश होता है और उसे सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जब आंद्रे लिक्सिल का नाप लेने जाता है तब लियोन वहां रखे एक टेबल की तरफ बढ़ता है। वो वहां रखे साधारण कपड़ों के डिजाइन देखता है और सोचता है कि आंद्रे ने इतने सस्ते कपड़े से भी इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। बिना किसी मशीन के अपने हाथों से सिलाई करने की सोचकर लियोन वो मैजिक किट निकालता है जो उसे इनाम में मिली थी। लियोन धूप वाली जगह पर बैठ जाता है और उस किट को खोलता है। वो उसमें से एक जादुई सुई निकालता है जिसमें धागा अपने आप डल जाता है और सिलाई शुरू कर देता है। उसे इस काम को करने में काफी सुकून मिलता है। वो जादुई सुई उसकी आंखों के सामने हल्की रोशनी की लाइनें बनाती हैं, जिससे उसकी सिलाई एकदम सीधी और बेहतरीन होने लगती है। वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि लिक्सिल कब वापस आ गया। जब वो रुककर अपने भाई को देखता है तो उसे ध्यान न देने के लिए सॉरी कहता है। लिक्सिल मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो बस अपने बड़े भाई की लगन को देखकर हैरान था। जब आंद्रे लियोन का काम देखने आता है तो वो हैरान रह जाता है। भले ही सिलाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन पहली बार के हिसाब से ये काम बहुत ही शानदार था। उन टांकों को देखकर आंद्रे के दिमाग की बत्ती जलती है। वो तुरंत सिलाई करने और नए डिजाइन लिखने में लग जाता है। उसे एहसास होता है कि वो मशीनों के चक्कर में ये भूल ही गया था कि असली और क्लासी डिजाइनिंग तो हाथों की सिलाई से ही शुरू होती है। दर्जी को अपनी ही दुनिया में खोया देखकर लियोन मुस्कुराता है। वो लिक्सिल से कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। लिक्सिल हामी भरता है और याद दिलाता है कि शाम को दादाजी के साथ उनका डिनर है।